हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आसमान में अब बस अस्थाना भाई के काले पंख बचे थे, जो धीरे धीरे बेप्सी से नीचे गिर रहे थे। उन पर लाइटनिंग स्ट्रीम के शब्द चमक रहे थे। किंतु ने उस तरफ ठंडी नजर से देखा। आखिरकार उसने उसे खत्म कर ही दिया था। वो तेजी से पैल था और उसी रास्ते से वापस लौटने लगा। जब वो ब्लड स्लॉटर सेक्ट के लोगों के पास से गुजरा तो उन्होंने सोकिमतु को वापस आते देखकर शायद ये अनुमान लगा लिया था कि थाना भाई के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। वो जूनियर दीदी घबराकर बोली, सोकिमतु अकेले ही क्यों वापस आया है? थाना भाई कहाँ है? कहीं थाना भाई? एक और बंदा बहुत गुस्से में चिल्लाया, जरूर उस छोटे लड़के ने कोई चाल चलकर भाई को नुकसान पहुंचाया है। चलो उससे जान की बाजी लगाते हैं। वो जूनियर दीदी ये सुनकर चिल्लाई, जान की बाजी लगाना बंद करो। अगर हम ऐसे गए तो अपनी जान गंवाना होगा। हमें बाकी सबको ढूंढना होगा और एक साथ मिलना होगा। ये बोलकर उसने तुरंत ऑर्डर दिया, सब लोग जल्द से जल्द हमारे बाकी भाई दीदीज की खबर लो। हमें अपनी मेन फोर्स इकट्ठी करनी होगी। बाकी जूनियर डिसाइपल्स ने ये सुनकर तुरंत हुक्म माना। उन्होंने एक साथ कहा, जी दीदी। वो जूनियर दीदी पैजीन में डूब गई। डर से कांपते हुए उसने सोचा, अगर मुझे पता होता कि सोकिमतु यहाँ है तो मेन इस मिस्टिकल रियल्म में कभी नहीं आती। उसने उसके जाते हुए आकार को देखा और खौफ से भरी हुई थी। जब तक सोकिमतु यहाँ है तो मौत या जिंदगी बस किस्मत पार हाई डिपेंड करती है। सोकिमतु तेजी से स्टोन फॉरेस्ट में लौट आया, लेकिन अजीब बात ये थी कि बाकी लोग कहीं नहीं दिख रहे थे। अब उसके सामने बस आउवुलियन खादी थी। सोकिमतु तेजी से जमीन पर उतरा। यूज सही सलामत वापस देखकर आउवुलियन बहुत खुश हुई। वो जोश से सोकिमतु की तरफ दौड़ी और बोली, सो जूनियर भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम आखिरकार वापस आ गए। वो चिंता से उसे हर तरफ से जांचने लगी, इधर उधर दौड़ती हुई, खादी होती, बैठती, सोकिमतु के पूरे शहर को चेक कर रही थी। उसकी जुबान पर लगातार सवाल थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसने सीधा जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। वो बंदा मुझे जरा भी छू नहीं पाया। ये सुनकर आउवुलियन ने चैन की सांस ली। वो तसल्ली से बोली, तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं सच में बहुत फिक्र में थी। सोकिमतु ने इधर उधर देखा और पूछा, वो सब कहाँ चले गए? आउवुलियन ने अब उदासी से बताना शुरू किया। वो बोली, वो सब भाग गए। उन्हें डर था कि अगर तुम्हें मार दिया गया तो वो भाग नहीं पाएंगे, इसलिए वो सब एक साथ भाग गए। सोकिमतु ने हल्की सी मुस्कान दी। यूज कोई हैरानी नहीं हुई। अच्छा हुआ कि वो चले गए। कम से कम ये लोग अपनी ताकत नहीं लगाएंगे और फिर भी ट्रेजर्स में हिस्सा मांगेंगे। फिर उसे याद आया कि ये गप्पे मारने का वक्त नहीं था। ब्लड स्लॉटर सेक्ट के लोग अभी भी पास हायदा। उनकी ताकत ज्यादा थी और अगर वो एक साथ आ गए तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। सोकिमतु ने बोला, तो दीदी, हमें भी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बोलते ही सोकिमतु के शहर में जैसे किसी चीज ने तीखा दर्द दिया हो। उसका चेहरा मुरझा गया, आंखों में घबराहट थी और उसने दांत भींच लिए। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, उफ। लगता था कि पिछली लड़ाई में उसे भी कुछ चोट लगी थी। आउवुलियन ने ये देखा तो वो सोकिमतु को सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। वो चिंता से पूछा, जूनियर भाई, क्या हुआ तुम्हें? सोकिमतु अभी भी अपना हाथ सीने पर रखे हुए था। उसने मुश्किल से कहा, उफ। मियर शहर के अंदर एक एनर्जी की लहर उबाल रही है। उस पाल उसके इंटरनल स्पेस में पहले जमा किए गए लेवल 3 स्पिरिट स्टोन्स में कुछ बदलाव आ रहा था। वो चिंता से खुद से बोला, हो गया काम। जो स्पिरिट स्टोन्स मैंने जमा किए थे वो सब टूट गए हैं। अब सुप्रीम टावर में स्पिरिट एनर्जी जमा हो गई है और डिस्पर्स नहीं हो रही। सुप्रीम टावर के अंदर सोकिमतु की तलवार एक गोल फॉर्मेशन के ऊपर गाड़ी हुई थी। उसमें से एक सुनहरी रोशनी बाहर की तरफ फैल रही थी। उसने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो ये स्पिरिट एनर्जी मियर शहर को चीयर देगी। सोकिमतु की तलवार अस फॉर्मेशन से स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन वो भी लगातार रेजिस्ट कर रही थी। सोकिमतु अब जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और जल्दी से आउवुलियन से बोला, दीदी, मेरी रक्षा करो। आउवुलियन ने ये देखा तो अपनी तलवार निकल ली। वो गंभीरता से बोली, जूनियर भाई, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने दूंगी। आउवुलियन सोकिमतु को उसकी हीलिंग प्रैक्टिस के दौरान बचाने के लिए तैयार थी। सोकिमतु ने अब अपनी भौहें चढ़ाई। वो काफी दर्द में लग रहा था। उसने कहा,
मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम होगी। वो स्पिरिट एनर्जी का सोर्स और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। सो किम तू की तलवार अंदर से उन्हें लगातार एब्जॉर्ब कर रही थी। वो स्पिरिट एनर्जी की लहर और भी उबाल रही थी और वो बाहर लगातार प्रैक्टिस कर रहा था, यूज बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तलवार को अब उससे और शक्ति मिल रही थी। वो सीधे टूटे ह्यू हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स से निकली स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। स्टोन फॉरेस्ट के बाहर, जहां सो किम तू कल्टिवेट कर रहा था, अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने जमीन और पत्थरों को हिला दिया। धूल और मिट्टी लगातार उड़ने लगी। किम तू के बैठने की जगह से जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें आने लगी। ये दरारें लगातार फैलती जा रही थी। आवुलियन भी इसे हैरान रह गई, उससे संभालने का मौका नहीं मिला। वो उछलकर हवा में चली गई। ऊपर से उसने उस अजीब घटना को देखा जो सो किम तू ने अभी अभी बनाई थी। आवुलियन की आंखें गंभीर हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये ट्रू क्यों आए? क्या सो किम तू ने वो 30,000 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं? सो किम तू का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अभी अभी खत्म हुआ था। वो जल्दी से उठा और ओयुवायुलियन की तरफ गया। जो उसने देखा, ओयुवायुलियन मन ही मन हैरान रह गई। ये आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? सो किम तू ने मुट्ठी कैसी और गंभीरता से कहा, आखिर 9th लेवल ट्रू क्यों आए? सोचा नहीं था कि इस तरीके से ब्रेक थ्रू होगा। ओयुवायुलियन ने सो किम तू को बधाई दी। सो किम तू, अब तो लगता है दीदी भी तुम्हारी अपोनेंट नहीं रही। इस तरह तो मुझे तुम्हें भाई कहना पड़ेगा। सो किम तू ने सुनकर विनम्रता से कहा, दीदी आप मजाक कर रही हैं। मैं कैसे आपका अपोनेंट हो सकता हूँ? उसी पाल उसने अपने हाथ नीचे किए, पैल था और आगे बोला, ठीक है दीदी, चलो हमें चलना चाहिए। मुझे डर है कि अभी अभी जो हलचल हुई वो दुश्मनों को यहाँ तक ले आएगी। कहते हुए उसने ओयुवायुलियन की तरफ मुस्कुराया। ये कहकर दोनों जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन उनके सामने अब बहुत सारे बड़े पठार के खंबे रास्ता रोक रहे थे। दोनों अगले कदम के बारे में सोचने लगे, पर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हर हरकत को कोई छिपा हुआ शख्स पीछे से चुपचाप देख रहा था। लगता है आने वाला मामूली नहीं है। ओयुवायुलियन पलटकर सो किम तू से राय मांगी। सो किम तू, क्या हमें उधर से जाना चाहिए या कोई और रास्ता लेना चाहिए? उसने अपनी थोड़ी सहलानी शुरू की, गौर से सोचने लगा। ये बेड पत्थर के खंबे पिछली पत्थर की जंगल से कई गुना ज्यादा ऊंचे हैं। अगर हम उठकर गए तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, वहां जाकर देखते हैं, फिर सोचेंगे। दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ लोग अन पत्थर के खंभों से घिरे ह्यूदा। साफ था कि वो यहाँ फंसे ह्यूदा। वो ऊंची चट्टानें एक भूल भुलैया की तरह थे, जिसमें घुसना तो आसान था पर निकलना मुश्किल। आवाजें भी आने लगी, ये क्या है? हम इस पत्थर के जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर हम सबको यहाँ से जाना ही है तो लड़ना बंद करो और पहले बाहर निकलते हैं। लियन ज़ू ने नाराज होकर आसपास देखा और शिकायत की, हाँ, इन लोगों के साथ आना सच में बदकिस्मत है। अगर सो किम तू यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। अचानक उसकी नजर किसी चीज पार पड़ी जिसे लियन ज़ू कुछ पाल के लिए रुक गई। वो हैरान थी जब आने वाला शख्स सो किम तू ही निकला। जिसका नाम लिया वो सामने आ गया। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस था कि लियन ज़ू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर तक वो वही खाते रही, फिर खुशी से सो किम तू की तरफ दौड़ पड़ी और चिल्लाई, छोटे भाई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे खजाना मिल गया हो। छोटे भाई, तुम सच में इस हेवनली इनहेरिटेंस रियल्म में हो। मुझे कितनी मुशक्कत करनी पड़ी तुम्हें ढूंढने में। लियन ज़ू का ये रिएक्शन देखकर सो किम तू थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसने लियन ज़ू को देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था और उसने पूछा, दूसरी दीदी आप भी यहाँ कैसे आ गई? लियन ज़ू उसके सवाल से नाराज हुई। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और जवाब दिया, जब तुम अंदर आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? लियन ज़ू की ये बात सुनकर सो किम तू को थोड़ा अजीब लगा। उसने मन ही मन हाँ किया, लेकिन फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोला, ऐसा नहीं है, मैं तो दीदी के लिए चिंता कर रहा था। क्या आपकी कल्टिवेशन पावर रिकवर हो गई है? लियन ज़ू ने सुनकर कॉन्फिडेंस से अपनी छाती तानी और जवाब दिया, क्यों? डर गए क्या? मैं अब 7th लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन पार हूँ, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। सो किम तू ने सुनकर तुरंत जवाब दिया, दीदी मैं तो ऑब्वियसली डर गया। ये कहकर लियन ज़ू ने आसपास देखा जैसे कुछ ढूंढ रही हो। लियन ज़ू ने पूछा, सबसे बड़ी दीदी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई?
सो किम टू ने सुनकर जवाब दिया, बहुत लंबी कहानी है, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। उसने अपनी बात खत्म ही की थी कि अचानक झगड़ने की आवाज आई, जिसे सो किम टू का ध्यान भटका। उसने उस तरफ देखा जहां से शोर आ रहा था। बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरे बीच में एक भीड़ जोर जोर से बोल रही थी, एक्सयूएन जियान सेक्ट वालों, क्या तुम्हें इस लेवल मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता? क्या ये वो चीज है जिसे तुम छू सकते हो? फेंग ले माउंटेन विला वालों, तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, कई दिन से रिसर्च कर रहे हो, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ क्या? दूसरी तरफ से भी जल्दी से आवाज आई, बस करो लड़ना, वायु बीस्ट सेक्ट वालों को करने दो। ये देखकर सो किम टू ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और धीमी आवाज में लियन ज़ू से पूछा, सच में इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं? क्या हो गया है? लियन ज़ू ने अपना हाथ मुंह पर रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने धीरे से समझाया, सबको इस पत्थर के जंगल ने यहाँ रोक रखा है। उसने दूर खड़े सिपाहियों के एक ग्रुप की तरफ इशारा किया, जिनके हाथों में तेज हथियार थे। उसने कहा, ये मैकेनिज्म सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। फिर उसने भी दूसरे लोगों की तरफ देखा। उसने तुरंत कुछ जानने वाले चेहरे पहचान लिए। सो किम टू ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और हाँ किया। उसने कहा, सिर्फ पत्थर के जंगल ने ही नहीं रोका, लगता है यहाँ कुछ पुराने दुश्मन भी हैं। उसने बोलते हुए दोनों लड़कियों का ध्यान सामने खड़े लोगों की तरफ किया। भीड़ के बीच से उसने आसानी से एक जानी पहचानी शक्ल पहचान ली। सो किम टू ने सोचा, यान एक्साइंसियो के बगल में फेंग लिंगजियाओ हाई होगा, है ना? असली खतरा तो वो लॉग हाई है। लियन ज़ू ने देखा कि सो किम टू कुछ नहीं कह रहा है, तो वो उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और खुशी से बोली, ये लोग कुछ भी नहीं है। जल्दी आओ छोटे भाई, ये इंटरेस्टिंग चीज देखो। वो उसे एक पत्थर के दरार के सामने ले गई। उसके सामने एक आदमी मैकेनिज्म के अंदर सिपाहियों के एक ग्रुप से लड़ रहा था। सिपाहियों को ध्यान से देखने पर उनकी स्किन ग्रे थी, बिल्कुल पत्थर के लोगों जैसी। एक ने उस आदमी पर अटैक करने के लिए छलांग लगाई, तलवार से वार करने ही वाला था। आदमी मुश्किल से चिल्लाया, डैम इट, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। ये किस तरह का मैकेनिज्म है आखिर? सो किम टू ने ये सीन देखा और हैरान होकर लियन ज़ू से पूछा, ये क्या कर रहा है? लियन ज़ू ने खुशी से जवाब दिया, सीधी बात है, ये पत्थर का जंगल एक टेस्ट है। सो किम टू को उसकी बात थोड़ी समझ नहीं आई, तो वो चुपचाप उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने लगा। लियन ज़ू ने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया। उसने जल्दी से आगे बताया, पत्थर के जंगल के सेंटर में एक ऑल्टर है और ऑल्टर तक पहुंचने के लिए टोटल 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर अलग अलग संख्या में पत्थर की मूर्तियां हैं। पहले दरवाजे पर 3 मूर्तियां हैं और उसके बाद हर दरवाजे पर मूर्तियों की संख्या डबल होती जाती है। पत्थर की मूर्तियों की संख्या वॉरियर के कल्टिवेशन रियल्म के हिसाब से बदलती है। अगर वॉरियर 3rd लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन पार है तो पत्थर की मूर्ति भी 3rd लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। दूसरे शब्दों में पत्थर की मूर्ति की स्ट्रेंथ अस वॉरियर के बराबर होगी जो अंदर आता है। हर दरवाजा पार करने पर अलग अलग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सीक्रेट टेक्निक्स, इलिक्सर्स, मैजिक ट्रेजर्स, सब कुछ मिल सकता है। इस वक्त तक चुपचाप सुन रही ओयू वायु लियन को भी हैरानी हुई और उसने पूछा, सब लोग साथ मिलकर अटैक क्यों नहीं करते? अगर ऐसा करें तो दरवाजा पार करने के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे क्या? लेकिन लियन ज़ू ने आगे समझाया, बात इतनी सिंपल नहीं है। जैसे ही कोई वॉरियर इस पत्थर के जंगल में एंटर करता है, वैसे ही एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है जो दूसरों को आगे जाने से रोकती है। तो टीम अप करना टू इम्पॉसिबल है। उसने सामने एक सुन आर्च की तरफ इशारा किया और कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पत्थर के जंगल से निकलने के लिए दरवाजा पार करना जरूरी है। इसलिए सब लोग मिलकर यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो किम टू और ओयू वायु लियन दोनों गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, इतने सारे मास्टर्स यहाँ है और अभी तक ये टेस्ट डोर पास नहीं कर पाए। ये सच में बहुत डेंजरस है। ओयू वायु लियन ने सोचा, और हर दरवाजे पर पत्थर की मूर्तियों की संख्या डबल होती जाती है। 7th दरवाजे पर 192 मूर्तियां होंगी। अंदर जाना तो सीधे सीधे मौत को बुलाना है। अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ और उसने एक आवाज निकाली। दूसरी तरफ वो वॉरियर जो कब से पत्थर की मूर्ति से लड़ रहा था, यूज एक ने छाती के बीचों बीच काट दिया। खून फूट निकला और वो दर्द से चीख उठा। इस पाल वो जमीन पर गिर गया, अपने स्कमों को मुश्किल से पकड़े हुए, सोचने लगा, ये आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? मेरे हथियार इस पर कोई असर नहीं कर रहे। उसने सामने खादी ठंडी पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन फैसला किया, जल्दी से इसके कोर पार अटैक करना होगा, तभी ये रुकेगी।
ये सोचकर उसने जल्दी से एक इलिक्सर निकला, यूज खाने की सोच रहा था ताकि अपनी एनर्जी बढ़ा सके और एक डिसाइसिव स्ट्राइक कर सके। वो चिल्लाया, बस अब तो जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ये कहकर उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ा। उस आदमी ने वाइंड थंडर स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधे पत्थर की मूर्ति की छाती पर वार किया। पत्थर की मूर्ति के कंधे पर एक लंबा कट आया। जैसे उसका स्विच ऑफ हो गया हो, वो वहीं पर जम गई। बाहर से एक आवाज आई, उसने कोर को छू लिया। उस आदमी ने देखा कि पत्थर की मूर्ति शांत खादी है, तो उसने चैन की सांस ली और कहा, आखिर रुक ही गई। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, मास्टर ने जो लाइफ सेविंग दवा दी थी वो ऐसे हाई यूज हो गई। उसके चेहरे पर अब छोटे बेड स्मोक का जाल बिछा हुआ था। वो चट्टान की तरफ गया और उसे छुआ। तुरंत एक सुनहरा सर्कल दिखाई दिया। उसने सोचा, पहला दरवाजा ही इतना मुश्किल था, बेहतर होगा कि अब आगे ना बढ़ूं। एक पत्थर की मूर्ति को न्यूट्रलाइज करने के बाद इस आदमी ने दरवाजा सक्सेसफुली पार कर लिया था। तुरंत एक सुनहरी लाल रोशनी के साथ एक आइटम अपीयर हुआ। आसपास के लोग भी बोल पड़े, जल्दी देखो, ऑल्टर का रिवॉर्ड आ गया। उस आदमी ने जल्दी से वो आइटम पकड़ लिया। रिवॉर्ड एक मिल्की वाइट बॉटल था। उसने अपने हाथ में आइटम देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, लगता है मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, इसलिए रिवॉर्ड में सिर्फ एक नॉर्मल इलिक्सर मिला। आदमी और पत्थर की मूर्ति के बीच की फाइट देखकर सोकिम-टू ने अपनी थोड़ी सहलाई और सोचा, लगता है इन पत्थर की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। इसके कोर पार डायरेक्ट अटैक करके हाई आईएससी रोका जा सकता है। उसने सामने खड़े पत्थर के सिपाहियों की तरफ देखा और सोचा, अगर इन पत्थर की मूर्तियों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है तो सिर्फ कोर पार अटैक करना शायद एक चांस हो सकता है। लियन ज़ू ने सोकिम-टू की तरफ देखा और कहा, छोटे भाई, याद रखना, अगर तुमने पत्थर की मूर्ति को रोके बिना यहाँ से जाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी बात सुनकर उसे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो उसने बिना झिझकते हुए वापस पूछा, बहुत बुरा मतलब क्या? लियन ज़ू ने दूर पड़े एक खून से लटपट शरीर की तरफ इशारा किया और कहा, तुम मर जाओगे। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। अगर कोई भगने की कोशिश करे तो यहाँ की रिस्ट्रिक्शन अस वॉरियर को सीधे मार देगी। सोकिम-टू का चेहरा सीरियस हो गया, उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। उसने सोचा, लगता है अंदर जाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना होगा। जब उसने यूज हेजिटेट करते देखा, ओयू वायु लियन जल्दी से आगे बढ़ी। उसने हल्के से मुस्कुराया और कहा, चलो मैं पहले ट्राई करती हूँ। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। सोकिम-टू, क्या कोई क्लू मिलता है? उसकी ये बात सुनकर सोकिम-टू और भी टेंस हो गया, लेकिन उसने उसे रोकने का कोई इरादा नहीं किया, बस यूज वार्निंग देते हुए बोला, ओयू दीदी, केयरफुल रहना। ओयू वायु लियन ने हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ते हुए यूज देखा और कहा, फिक्र मत करो, मैं अपनी एबिलिटीज के हिसाब से ही काम करूंगी। इस पाल सोकिम-टू के बिल्कुल सामने से एक शख्स ने सब कुछ देखा और ठंडी सांस छोड़ते हुए सोकिम-टू के ग्रुप की तरफ नफरत से देखा। वो वैंग कई था, एक्सयूएन जियान सेक्ट का इनर डिसाइपल। उसने बांधिए बांधी, उसके चेहरे पर घमंड था और उसने कहा, बेकार आदमी, बस औराटोन को खतरे में डालना जानता है। लियन ज़ू ने उसकी बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम किसको गाली दे रहे हो? वैंग कई ने उसका ये रूप देखा तो सीधे अपनी पूंछ दबा ली। उसने हाथ हाईलाइट यू समझाया, लियन ज़ू, मैं नहीं था। लियन ज़ू ने तब एक चमकती हुई मुस्कान दी। उसने कहा, छोटे भाई, ऐसे लोगों को छोड़ते हैं। अपनी दिल की लड़की को सोकिम-टू के साथ इतना इंटीमेट देखकर वैंग कई गुस्से से कांपने लगा। उसने मुट्ठियां कैसी, उसकी नसें फूलने लगी। वैंग कई गुस्से से दांत पीसने लगा और सोचा, लियन ज़ू ऐसे बेकार आदमी को पसंद क्यों करती है? क्यों? अचानक एक चीख सुनाई दी, जल्दी देखो। एक्सयूएन जियान सेक्ट की लड़की तीसरे दरवाजे तक पहुंच गई है। मैकेनिज्म के अंदर ओयू वायु लियन इस वक्त उस ठंडी पत्थर की मूर्ति का सामना कर रही थी। आसपास के लोगों की बातें रुक नहीं रही थी, जल्दी देखो। एक्सयूएन जियान सेक्ट की वो लड़की तीसरे दरवाजे तक पहुंच गई है। मैकेनिज्म के अंदर ओयू वायु लियन को बेड ग्रुप की पत्थर की मूर्तियां चेस कर रही थी। इस बार पत्थर की मूर्तियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और डिफिकल्टी भी ऑब्वियसली बढ़ गई थी। ओयू वायु लियन ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, इस तरह जख्मी होकर भी तीसरे दरवाजे तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसने पत्थर की मूर्तियों के ग्रुप की तरफ देखा, जो अलग अलग लग रहे थे लेकिन असल में एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड था। ओयू वायु लियन ने सोचा, सिर्फ कुछ आखिरी मूर्तियां बची है।
वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, इनके कोर पार अटैक करना बहुत मुश्किल है। ये सोचते ही पत्थर की मूर्तियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ओयुवायु लियन की तरफ तलवारें घुमाई। उसने मोमेंटम लिया और ऊंचा उछली, जिसे वो कुछ हद तक भाग गई। उसने टाइम खरीद लिया ताकि कोई सोल्यूशन ढूंढ सके। इस पाल मैकेनिज्म के बाहर से सोकिम-टू ने ओयुवायु लियन से चिल्लाकर कहा, ओयु दीदी, उसके पीछे जाओ। ये पत्थर की मूर्ति घूमने में थोड़ी स्लो है। उसकी बात सुनकर ओयुवायु लियन ने बिना झिझकते हुए पीछे के पत्थर के खंबे पार पैर रखा। उसने मोमेंटम लिया और पत्थर की मूर्ति के पीछे की पोजीशन पार चली गई। पलक झपकते ही वो अपने टारगेट तक पहुंच गई। सच में, जैसा सोकिम-टू ने कहा था, ये पत्थर की मूर्तियां बहुत स्लो मूव करती थी, खासकर घूमने में बहुत ऑकवर्ड थी। वो ओयुवायु लियन की स्पीड से मैच नहीं कर पा रही थी। उसने पोजीशन बदल ली थी, लेकिन पत्थर की मूर्तियां अभी भी ऑलमोस्ट स्टेशनरी थी। ओयुवायु लियन ने पत्थर की मूर्तियों की तरफ देखा। उसने सोचा, अभी। वो तेजी से आगे बढ़ी और एक झटके में सामने वाली पत्थर की मूर्ति पर तलवार से वार किया। इस वक्त तक उसने उसकी चाल पहचान ली थी और दूसरे दो भी सपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उसने उन्हें बाजी पलटने का कोई मौका नहीं दिया। उसने निश्चय के साथ अपनी तलवार घुमाई। ओयुवायु लियन ने सीधे एज़्योर लोटस स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया और तुरंत दो पत्थर की मूर्तियों के कोर पार अटैक किया, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। ओयुवायु लियन ने उन्हें इमोबाइल कर दिया था, अब कोई खतरा नहीं था। बाहर से लियन जू ने भी जल्दी से जोर से कहा, दीदी, बस एक और बची है। लेकिन सामने की दो मूर्तियों को मारते हुए ओयुवायु लियन ने पीछे एक खुलपन छोड़ दिया था, जिसे बची हुई मूर्ति को उस पर अटैक करने का मौका मिल गया। जब उसने रियलाइज किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो अटैक का सामना नहीं कर पाती। पत्थर की मूर्ति का वार नजदीक आ गया था। ओयुवायु लियन ने हेल्पलेसनेस से मन ही मन सोचा, ओह नो, भाग नहीं सकती। बाहर से लियन जू ने अचानक अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वो डर गई थी और उस द्रवनाक सीन को देखना नहीं चाहती थी। लेकिन 1 सेकंड, 2 सेकंड, हवा शांत थी, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। लियन जू को अजीब लगा और उसने डार्ट ह्यू अपनी उंगलियों से अंदर मैकेनिज्म की तरफ देखा। ओयुवायु लियन की जगह पर इस वक्त कुछ ऐसा दिखाई दिया जो ट्रांसपेरेंट, गहरे नीले पानी जैसा था। ओयुवायु लियन के सामने एक स्ट्रॉन्ग शील्ड जैसा कुछ था। उसका हाथ अभी भी हवा में उठा हुआ था। ओयुवायु लियन की सांसें पहले से ज्यादा तेज चल रही थी। पत्थर की मूर्ति का वार पूरी तरह से रुक गया था। पत्थर की मूर्ति का वार पूरी तरह से रुक गया था और ओयुवायु लियन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो लगभग कांप रही थी। ओयुवायु लियन ने मन ही मन कहा, अभी कितना डेंजरस था। भर से एक्सयूएन जियान सेक्ट के एक आदमी ने अचानक कहा, उसने शायद कोर पार अटैक नहीं किया था, तो पत्थर की मूर्ति कैसे रुक गई? ये बात सोकिम-टू का भी ध्यान खींचा। उसकी आंखें धीरे धीरे सीरियस हो गई। एक दूसरे ने भी जल्दी से बात आगे बढ़ाई, लगता है पत्थर की मूर्ति में अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई थी। उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, वरना वो यही मर जाती। लियन जू ने उनकी ये बुरी बातें सुनी तो वो परेशान हो गई और जोर से चिल्लाई, तुम सब एक हाई सेक्ट के हैं, ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम ओयु दीदी के मरने की दुआ कर रहे हो? सामने वाला आदमी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे दूसरी तरफ देखा और कहा, तुमसे बात करना बेकार है। वैंग कई ने भी जल्दी से बात आगे बढ़ाई, अगर स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है तो अगर यहाँ नहीं मारे तो कहीं और तो मर ही जाएगी। ये बातें सच में इंसानों की नहीं थी, खासकर जब वो सब एक हाई सेक्ट के थे और फिर भी बुरी बातें कह रहे थे। लियन जू ने सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे उन्हें गाली दी, तुम सब कमीने हो। दूसरी तरफ सोकिम-टू जो चुपचाप देख रहा था, उसने अपनी थोड़ी सहलाई और सोचा, जिस जगह को इतनी महाशक्ति ने बनाया है, वहाँ कोई प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? शायद यहाँ कोई और मैकेनिज्म काम कर रहा है। सोकिम-टू के दिमाग में कुछ नीली चीज की इमेज उभारी। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कैट जाने से इन पत्थर की मूर्तियों को डिफीट माना जाएगा? सोकिम-टू के चेहरे पर अब एक जीत भरी मुस्कान थी। दिल में लगा कि अगर ऐसा है तो ये तो सच में मजेदार होगा। इस वक्त आखिरी पत्थर की मूर्ति को कामयाबी से न्यूट्रलाइज करने के बाद लियन भी अपनी हद तक पहुंच चुकी थी। उसने मैकेनिज्म से निकलने का फैसला किया। लियन को वापस आता देख लियन ट्रक उसके पास दौड़ कर गई और पूछा, दीदी ठीक हो ना? लियन ने एक फेक स्माइल दी। उसने जवाब दिया, जख्म अभी भरे नहीं है, लेकिन लकीली तीसरा गेट पार कर लिया।
सो किम तू आगे बढ़ा और आओ वू लियन को तसल्ली देते हुए बोला, बस तुम ठीक हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी बात से लियन ट्रक भी सहमत थी। भी ब्यूओंग खाई ने अपनी उंगलियां चटखाई, उसके चेहरे पर घमंड था। वो बोला, इतनी देर से देख रहे हैं, अब हुएन किम सेक्ट के हम सब जो अभी तक एंटर नहीं हुए, सब एक बार में ही चलो। एक और शख्स भी बेपरवाही से आगे बढ़ा, उसने हाथ उठाया और कहा, मेरी भी यही सोच थी। उसके बाद हुएन किम सेक्ट के डिसाइपल्स ने एक एक करके ऑल्टर को चैलेंज किया। व्यूओंग खाई ने आसानी से तीसरा गेट पार कर लिया। एनजीओ हुआंग टू को दूसरा गेट पार करने में काफी मुश्किल हुई। पुंग लैंग टायू ने तो चौथा गेट बेड आराम से पार कर लिया, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, और पांचवें गेट में ना जाने का चूज किया। इसी के साथ ताखाओ लियन ट्रक ने भी चौथा गेट आसानी से पार कर लिया। खुशकिस्मती से ऑल्टर ने जो रिवॉर्ड दिया वो वही था इन हथ हुएन गुए दन था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लियन ट्रक ने जल्द ही अपना इनाम उठाया और खुशी खुशी सो किम तू की तरफ बढ़ी, जैसे अपनी जीत का ऐलान कर रही हो। वो घमंड से मुस्कुराई, छोटे भाई, मेरे पास ये थाइन हथ हुएन गुए दन है। अब तो मेरा कल्टिवेशन रिकवर हो जाएगा और युएन डैन में ब्रेक थ्रू करना पूरा पॉसिबल है। उसको इतना घमंडी और बोस्टफुल देखकर सो किम तू तुरंत उसके पास गया और उसका मुंह बंद करने लगा। उसने दीदी को याद दिलाया, दीदी, क्या तुम्हें नहीं पता कि पैसा या कोई ट्रेजर दिखाते नहीं है? यहाँ आसपास सब बैड इरादे वेल लॉग है। सो किम तू की वार्निंग सुनकर लियन ट्रक को रियलाइज हुआ कि वो बहुत केयरलेस हो गई थी। उसने कहा। आओ वो लियन, जो पीछे खादे थी, सडनली बोली, सब देखो। वो ब्लड किल सेक्ट वाला पांचवा गेट पार कर गया। ब्लड किल सेक्ट के उस शख्स ने मैकेनिज्म का पांचवा ऑब्स्टिकल कामयाबी से पार कर लिया था। व्यूओंग खाई हैरानी से चिल्लाया, युएन डैन रियल्म के एक्सपर्ट्स भी 4th ग्रेड ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फुंग लैंग टायू ने भी जवाब दिया, 4th ग्रेड ट्रेजर, अगर हम उसका रिकवर होने का वेट करते रहे तो यहाँ सब लोग मर जाएंगे। इस वक्त सो किम तू ने काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे बढ़ते हुए वो बोला, लगता है अब वक्त आ गया है, मेरी बारी है। सो किम तू के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था, उससे अपनी जीत का पूरा यकीन था। उसने मैकेनिज्म की तरफ देखा और बोला, तो मैं अंदर जा रहा हूँ। बाहर खड़े व्यूओंग खाई और बाकी सब उदास थे। वो मन ही मन सोच रहे थे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस लड़के में क्या असली टैलेंट है। एक क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म का कल्टिवेटर लेगेसी हेवन केव में एंटर करने की हिम्मत कर रहा है। उन्होंने सो किम तू के लिए पूरा डिस्डेन दिखाया। जैसे ही वो मैकेनिज्म में एंटर हुआ, रिस्ट्रिक्शन इमीडिएटली एक्टिव हो गया। बाहर के लोग शोर मचाने लगे, हाँ, ये हुएन किम सेक्ट वेल पागल हो गए हैं। एक क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म के बंदे को इस हेवन केव में जाने दिया, ये तो प्रूव करता है कि हुएन किम सेक्ट के पास टैलेंट की कमी है। हाँ, सब लोग तैयार रहो, अब असली तमाशा शुरू होगा। सो किम तू तेजी से अन पत्थर की मूर्तियों के सामने पहुंचा। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली, उसकी आंखों में बेहद ठंडक थी। वो मन ही मन सोच रहा था, इंडीड, तीनों पत्थर की मूर्तियां क्यूआई कंडेंसेशन 9th लेवल की हैं। इस वक्त सो किम तू ने तेजी से अपना हाथ आगे किया और एक ट्रू क्यूआई की वेव उसकी रिस्ट पार चैट गई। बिना किसी और हेजिटेशन के उसने सीधे पहली मूर्ति पर एक पाम स्ट्राइक किया जो उसकी तरफ चार्ज कर रही थी। तुरंत उसकी छाती से एक चमकती सुनहरी रोशनी निकली। उसके तुरंत बाद बिना ज्यादा मुश्किल के सो किम तू ने पहली मूर्ति को हरा दिया। भर के लोग सो किम तू का ये परफॉर्मेंस देखकर हैरानी से खुले मुंह रह गए। उसकी तरफ से यूज अपनी जीत का पूरा यकीन था। सो किम तू ने एक घमंडी मुस्कान दी, मन ही मन सोचते हुए, मुझे पहले से ही एक आइडिया था, अच्छा हुआ अब यूज टेस्ट कर सकता हूँ। उसने अपने हाथ में सुप्रीम पगोडा का स्पेशल स्पेस खोला और सीधे उस पत्थर की मूर्ति को अंदर सक कर लिया। वो तेजी से पगोडा के अंदर के स्पेस में चली गई। सो किम तू मन ही मन बोला, सच में, जो भी इस पगोडा में आता है वो तुरंत रिस्ट्रिक्शन से टकराकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन पगोडा के अंदर की पत्थर की मूर्ति में चेंजेस आने लगे। उसकी आंखों में सडनली रोशनी चमकी। सो किम तू हैरानी से सोचने लगा, लेकिन इस पत्थर की मूर्ति का ऑरा सी ट्रांसफॉर्मेशन 7th लेवल तक इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? इस वक्त पत्थर की मूर्ति से एक एनर्जी वेव निकली जिसने उसकी स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ा दिया। केओस सुप्रीम पगोडा ने एक एक्सटर्नल पावर डिटेक्ट की और तुरंत एक ऑपरेसिव ऑरा छोड़ दी जिसने पत्थर की मूर्ति की एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया। सो किम तू ने चैन की सांस ली, सोच रहा था, अच्छा हुआ केओस सुप्रीम पगोडा यूज सप्रेस कर सकती है। पत्थर की मूर्ति अब पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुकी थी।
उसका पूरा शहर केओस सुप्रीम पगोडा के स्पेस के अंदर मोशनलेस था। बाहर इस वक्त सोकिमतु ने बिना ज्यादा मुश्किल के सारी पत्थर की मूर्तियों को हरा दिया था। मैकेनिज्म के बाहर खड़े लोगों की आंखों के सामने वो सब सोकिमतु के परफॉर्मेंस से हैरानी और दार से खुले मुंह रह गए थे। अंदर ही अंदर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे और गुस्से में बोले, मां कसम, ये क्या चल रहा है। सोकिमतु मैकेनिज्म के अंदर लगातार पत्थर की मूर्तियों को केओस पगोडा के स्पेस में सक कर रहा था। काम पूरा होने के बाद स्पेशल गेट धीरे धीरे बंद हो गया। बाहर के लोगों ने जब ये देखा तो चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि वो चीटिंग कर रहा है। ये तो शर्मनाक चीटिंग है। लेकिन ये ऑल्टर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगा रहा? क्या ये बंदा कनेक्शंस का उसे कर रहा है? ये लोग तो सच में हद दहायदा। वो तो ये भी सोच रहे थे कि सोकिमतु ने बैकडोर से एंट्री ली होगी। कितनी फनी बात है। उंग लैंग तायू जो बाहर खड़ा था, उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और जोर से बोला, लगता है सोकिमतु के पास कोई स्पेशल ट्रेजर है, तभी वो पत्थर की मूर्तियों को ऐसे अंदर सक कर पा रहा है। बाकी लोग भी जल्दबाजी में थे। सबको यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे, स्पेशल ट्रेजर? वो तो डिवाइन आर्टिफैक्ट के बराबर की चीज है। एनजीओ थोंग जो बाहर खड़ा था, वो भी थोड़ा अनईजी फील कर रहा था। उसके कानून में आसपास के लोगों की बातें गूंज रही थी। ये लड़का तो सिर्फ क्यूआई कंडेंसेशन 9th लेवल पार है और उसके पास ऐसा ट्रेजर है? नहीं, उसका ट्रेजर तो राइटली मेरा होना चाहिए। जल्दी देखो, वो लड़का दूसरे गेट पार पहुंच गया है। सच में बिना ज्यादा मुश्किल के सोकिमतु ने जल्द ही पहला गेट पार कर लिया और सीधे दूसरे गेट पार पहुंच गया। पत्थर की मूर्तियों की संख्या अब डबल हो चुकी थी। सोकिमतु की आंखों में जरा भी इमोशन नहीं था। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी, लेकिन पूरी डिटर्मिनेशन से उनकी तरफ देखा। कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त भी उसने केओस सुप्रीम पगोडा का स्पेशल स्पेस खोला और उन सबको अंदर सक कर लिया। उसके चेहरे पर अब पूरी जीत दिख रही थी। बिना ज्यादा मुश्किल के सोकिमतु ने लगातार कई गेट्स पार कर लिए। तीसरा गेट, चौथा गेट, पांचवा गेट। बाहर के लोग तो गुस्से से लाल हो रहे थे। वो बोले, ये लड़का पागल हो गया है। क्या ये सारी पत्थर की मूर्तियां अपने पास रखना चाहता है? एक गुस्से में लड़के ने दांत पीस कर कहा, पांचवें गेट तक तो सिर्फ टाखाओलियन ट्रक और एनजीओ थोंग हाई पहुंच पाए थे। ये लूजर पांचवा गेट कैसे पार कर सकता है? व्युओंग खाई भी उसकी बात से सहमत था और जल्द ही बोला, मां कसम, ये लड़का तो बस छोटी मोटी ट्रिक्स जानता है। मेरे पास आओ, मेन यूज एक हाथ से ही मार दूंगा। मैकेनिज्म के अंदर सोकिमतु जरा भी नहीं घबराया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सातवां गेट भी आसानी से पार हो जाएगा और एफआईआर खत्म। सडनली उसके पास एक बच्चे की क्लियर आवाज गूंजी, तुम और कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सडन आवाज सुनकर वो हैरानी से पलटकर देखा। एक नौटी छोटी लड़की, पूरी हरी रंग की, गुस्से में दिख रही थी। उसने सोकिमतु की तरफ उंगली दिखाई और चिल्लाई, अबे व्हाइट क्लोथ किड, तुम सारी पत्थर की मूर्तियां उठा लोगे तो बाकी लोग कैसे टेस्ट देंगे? इस वक्त सोकिमतु ने शक से पलटकर उस छोटी लड़की से पूछा, तुम कौन हो? वो छोटी लड़की पूरे घमंड से बोली, इस लेगेसी हेवन केव की ये स्पिरिट पूरी दुनिया में फेमस है, अनबीटेबल, सबसे 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 पावरफुल। जैसा कि वो बोल रही थी, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। उसने अपना घमंड छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने सोकिमतु की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा रोशन था। उसने इंट्रोड्यूस किया, मैं हूं केव स्पिरिट थियनबू। अगर तुम और कलेक्ट करोगे तो ये स्पिरिट तुम्हारे साथ पलाइट नहीं रहेगी। उसने ये स्टर्न वार्निंग देते हुए सीधे सोकिमतु के चेहरे पर उंगली दिखाई, जैसे यूज इंटिमिडेट कर रही हो। सोकिमतु ने उसकी ये अदा देखी और थोड़ा स्पीचलेस हो गया। उसने एक फोर्स्ड स्माइल दी, मन ही मन सोचते हुए, छोटी लड़की, तुम ऐसे किसी को डरा नहीं सकती। लेकिन अगर उसने ध्यान से देखा तो यूज रियलाइज करने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि उसकी ऑरा सच में सिंपल नहीं थी। और तो और इस लेगेसी हेवन केव ने एक टेरिफाइंग केव स्पिरिट को जन्म दिया था। थियनबू के शेयर से इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रेशर निकल रहा था। सोकिमतु को लगा कि वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। उसने हल्का सा हंसा और एफआईआर थियनबू से सवाल किया, क्या इस स्टोन फॉरेस्ट में कोई रूल है कि पत्थर कलेक्ट नहीं कर सकते? क्लियरली ऐसा कोई रूल नहीं था। इस सवाल ने थियनबू को भी स्पीचलेस कर दिया। वो छोटी लड़की ने मुंह बनाया और बचकाने अंदाज में जवाब दिया, रूल है। तुम्हें सिर्फ उन्हें डिफीट करना है, बिल्कुल भी इन स्टोन स्टैच्यूज को कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके एक्सप्रेशन से ये क्लियर था कि ये रूल अभी तुरंत बनाया गया था। सोकिमतु का चेहरा पीला पड़ गया। वो सच में कुछ कह नहीं पा रहा था।
वो बस मन ही मन सोच सकता था, ऐसी तो झूठ बोलना भी नहीं आता, लगता है ये एक क्लमजी गार्डियन स्पिरिट है। ने अपनी बाहें बांध ली, उसका चेहरा सीरियस हो गया। वो बोला, अगर कोई रूल नहीं है तो मेरा इन स्टोन स्टैचूज को कलेक्ट करना रूल्स के खिलाफ नहीं है ना? थियन वू इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे। वो चिल्लाई, रूल है, रूल है? क्या तुम्हारे कानून में प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें इंसानी जुबान समझ नहीं आती? तो किंतु के चेहरे पर शैतानी खुशी थी, उसने अपनी कनिंगनेस नहीं छुपाई। वो बोला, मेन पत्थर की मूर्तियां कलेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? जरा सोचो, क्या मैं बाद में तुम्हारे मास्टर की लेगेसी नहीं पाऊंगा? थियन वू ने जब ये सुना तो वो कंफ्यूज हो गई और जवाब दिया, लगता है, पर नहीं भी। उसने आगे कहा, अगर मेन लेगेसी पा लेता हूँ तो मैं तुम्हारा नया मास्टर बनूंगा। तो क्या वो चीज़ें डेरसावर मेरी नहीं हो जाएंगी? अगर मैं उन्हें अभी ले लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? क्लियरली इस छोटी लड़की का आईक्यू ज्यादा नहीं था, सो किम तू के बस 2-3 बातों ने हाई यूज कंफ्यूज कर दिया था। थियन वू का चेहरा फीका पैट गया और उसने जवाब दिया, लगता है यही लॉजिक है। वो छोटी लड़की सो किम तू द्वारा सक्सेसफुली मैनिपुलेट हो चुकी थी, उसका दिमाग जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। उसने आगे कहा, तुम्हें बस लेगेसी पानी है तो तुम मेरे मास्टर बन जाओगे। तो अगर मेरे मास्टर को स्टोन स्टैचूज चाहिए तो? यहाँ तक आते आते छोटी लड़की का दिमाग सडनली खुल गया और वो तुरंत अलर्ट हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं, किस बात पर तुम लेगेसी पाने की बात कर रहे हो? ये लेगेसी हेवन केव 10,000 साल से है और अभी तक किसी को एक्नॉलेज नहीं किया गया है। सुनकर सो किम तू ने कंफ्यूज होकर पूछा, 10,000 साल? थियन वू ने अपनी कंपोजर वापस पाई, उसने सो किम तू के चेहरे पर उंगली दिखाई और बोली, HMPH, अगर तुम्हें लेगेसी चाहिए तो पहले तुम्हें ये देखना होगा कि तुम इस स्पिरिट का टेस्ट पास कर पाते हो या नहीं। इस वक्त सो किम तू को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने कंफ्यूज होकर थियन वो से पूछा, इस लेगेसी हेवन केव का टेस्ट एक्चुअली क्या है? उसको सवाल करते सुनकर वो छोटी लड़की को एक और मौका मिला घमंड दिखाने का। उसने अपनी छाती थपथापाई और बोली, जो भी तुम लोग इस लेगेसी हेवन केव में एनकाउंटर करते हो वो सब टेस्ट है और ये स्पिरिट तुम्हारे स्कोर्स रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी संभलती है। क्लियरली इस छोटी लड़की को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत नोबल लगती थी, इसलिए वो बस अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रही थी। सो किम तू ने ये इन्फॉर्मेशन सुनी और उसका चेहरा और गहरा हो गया, पसीना लगाकर निकल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या ये सिली किड जो स्कोर रिकॉर्ड कर रही है सच में ट्रस्टवर्दी है? उसने एक फोर्स्ड और रिलक्टेंट स्माइल दी और बोला, क्या जब भी कोई लेगेसी हेवन केव में ट्रायल के लिए आता है तुम उनके सामने अपीयर होती हो और उन्हें बताती हो कि टेस्ट कैसा है? वो ने उसकी बात सुनी और बिना किसी गार्ड के सीधे जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट। सिर्फ तब जब तुम लॉग 60 से ज्यादा पॉइंट्स लाते हो तभी ये स्पिरिट अपीयर होती है। इन 10,000 सालों में मैं सिर्फ 3 बार ही अपीयर हुई हूँ जो वर्थ इट था। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर सो किम तू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने जल्द हाय कंफर्म किया और बोला, तो इसका मतलब है कि मेरे अभी 60 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक कहा ना? ये थियन वो सच में एक छोटी बदला लेने वाली बच्ची थी। यूज सो किम तू के लिए जरा भी गुडविल नहीं था। उसको ऐसा अस्यूम करते सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपनी बाहें बांध ली, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने जवाब दिया, तुम्हारे तो 10 पॉइंट्स भी नहीं है। अगर तुम इतनी गड़बड़ नहीं कर रहे होते तो मैं कब की अपीयर नहीं होती। सो किम तू ने थियन वू की ये बात सुनी और उसका चेहरा बिगड़ गया। मन ही मन सोच रहा था, 10 पॉइंट्स? लगता है इस बार अंधे के हाथ बेटल लग गई। अगर ये किड ऐसे रैंडम पॉइंट्स दे रही है तो मुझे नहीं लगता कोई भी लेगेसी पा पाएगा। उसने पीछे के लोगों की तरफ देखा और उसका दिमाग FIR से कैलकुलेशन करने लगा। यहाँ विजिबिलिटी ब्लॉक है, दूसरे लोग देख नहीं सकते। अब मेरे पास अपर हैंड है। ये सोचकर वो तुरंत थियन वू से अपनी बात पर वापस आया। उसने पूछा, तो अनलॉग ऑन का क्या होता है जो टेस्ट पास नहीं करते? वो छोटी लड़की ने उसकी बात सुनी और बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, तो वो जहां से आए थे वही वापस चले जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है मैं उन्हें मारूंगी या कुछ और? ये सुनकर सो किम तू ने एक गहरी सांस ली। वो मन ही मन सोच रहा था, अच्छा मैं रिलीव्ड हूं। अगर दीदी और बाकी सब सेफ है तो मैं अब बिना चिंता के फाइट कर सकता हूं। ये सोचकर उसने सीधे थियन वू की तरफ देखा और डिसाइसिवली पूछा, तो अब मेरे कितने पॉइंट्स हैं? वो नॉटी छोटी लड़की ने बिना किसी हेजिटेशन के उसके सवाल का जवाब दिया। उसने उसे पूरे 5 पॉइंट्स दिए। सो किम तू ने जैसे ही सुना
उससे लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वो जोर से चीखा है। वो छोटी लड़की ने हाथ बढ़ाया, उंगली दिखाते हुए कैलकुलेट किया। हुएन लिंग डा मिला 1 पॉइंट। छोटी फॉक्स को नहीं मारा, 1 और पॉइंट। जायंट पाइथन डीमन के लिए मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स दूंगी, लेकिन स्टोन स्टैचूज के लिए, क्योंकि तुमने मेरी स्टोन स्टैचूज उठा ली, तुम्हें 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर सो किम तू का चेहरा कला पैट गया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, उसका चेहरा पीला पैट गया। वो मन ही मन सोच रहा था, तुम्हारे अजीब स्कोरिंग क्राइटेरिया के साथ कोई हैरानी नहीं कि किसी को भी लेगेसी नहीं मिली। ये सोचकर सो किम तू सीधे पैल था और चला गया। थियन वू को वही अकेला बुदबुदाते हुए छोड़ दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे स्टोन स्टैचूज कलेक्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट गेट मैं अपनी स्किल्स पर डिपेंड करके जल्द ही पार करूंगा। अगला गेट भी जल्द ही शुरू हो गया। पत्थर की मूर्तियों की संख्या, जैसे पहले से डिसाइड था, एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी थी। इस वक्त फील्ड पार उनकी संख्या ने सबको पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दिया। बाहर के लोगों ने जब ये देखा तो बोले, सब देखो, सारी स्टोन स्टैचूज रोशन हो गई है। वो बंदा अब 7वें गेट पार अटैक करने वाला है। व्यूओंग खाई भी हैरानी से आंखें फाड़कर बोला, 192 स्टोन स्टैचूज। क्या वो बंदा मौत को ढूंढ रहा है? आवुलियन ने भी जब ये देखा तो यूज सो किम तू की सेफ्टी के लिए बहुत चिंता हुई। उसने बेचैनी से कहा, सो जूनियर ब्रदर, क्या वो सच में ठीक रहेगा? लियन ट्रक, हालांकि अंदर से वो भी थोड़ी अनईजी थी, लेकिन उसने जैसे खुद को तसल्ली देते हुए कहा, छोटे भाई ने शायद कुछ प्लान बनाया होगा। मैकेनिज्म के अंदर सो किम तू इस वक्त अपनी असली स्ट्रेंथ से फाइट करने का प्लान बना रहा था। उसने अपने हाथ में तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी, सामने 192 स्टोन स्टैचूज से लड़ने के लिए तैयार। वो स्टोन स्टैचूज अब एक साथ अपनी पावर कंबाइन करने लगी थी। उन्होंने एक साथ अपनी इमेंस स्पिरिचुअल पावर चैनल की, जो तेजी से हर जगह फैल गई। सो किम तू ने ये पावर डिस्प्ले देखा और उसके मन में थोड़ी हिचकिचट आई। वो सोच रहा था, सारी स्टोन स्टैचूज सी ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट लेवल की कैसे हो गई हैं? क्या ये नहीं कहा गया था कि स्टैचूज की स्ट्रेंथ कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ से मैच करेगी? इस स्टेज पर ये सडन चेंज क्यों? उसने थियन वू की तरफ देखा, जो उसके बगल में मैनिफेस्ट हो रही थी, खुद से बुदबुदाते हुए, ये सब इस छोटी शैतान ने ही किया है। क्लियरली ये सो किम तू को इस ट्रिकरी से हरना चाहती है। थियन वू ने जैब यूज अपनी तरफ देखते देखा तो वो बात पलटने लगी, जानबूझकर उसकी क्वेश्चनिंग गेज से बाक रही थी। उसने मुंह बनाया और इवेसिव आवाज में कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने नहीं किया। ये छोटी लड़की सच में एक बहुत बुरी झूठी थी। सडनली इस वक्त एक स्टोन स्टैचू ने मुट्ठी बंध ली। वो सो किम तू पर अटैक करने वाली थी। स्टोन स्टैचू ने जमीन पर जोर से पंच किया। पंच इतना पावरफुल था कि जमीन का एक हिस्सा लगभग फट गया और धूल चारों तरफ उड़ने लगी। सो किम तू ने ये देखा और तुरंत सोचा, और कोई रास्ता नहीं है, बस दांत पीस कर लड़ना होगा। ये जानते हुए कि अपोनेंट यूज हारना चाहता है, लेकिन सच में रेजिस्ट नहीं कर सकता था, वो तेजी से आगे बढ़ा। सो किम तू ने तेजी से हर एक से डील किया। उसने हिट एंड रन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। हर स्ट्राइक पूरी डिसाइसिवनेस से दी गई थी। अगर मेन अटैक करूं तो मुझे उन्हें तुरंत फिनिश करना होगा, ज्यादा देर नहीं लगा सकता, वरना दूसरों को काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। बाहर के लोग तो हैरान रह गए थे, सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। स्वॉर्ड आर्ट कितनी फास्ट है। जरूर हुएन किम सेक्ट की टेक्निक होगी, लेकिन इस लड़के की स्पीड तो आउट ऑफ कंट्रोल है। व्यूओंग खाई सो किम तू की ताकत देखकर गुस्से से दांत पीसने लगा। उसने बेरुखी से चिल्लाया, साला, बस कुछ ऐसे स्टोन स्टैचूज से लड़ रहा है जो अभी पहले समुंदर परिवर्तन रियल में आए हैं। कौन सी बड़ी बात है? उसके लहजे और आंखों में जलने की बहुत बड़ी निशानी थी। सो किम तू की तरफ स्टोन स्टैचूज की तादाद तो हद से ज्यादा थी। एक को जायरेट हाई, दूसरा उस पर हमला कर देता। वो जोर से पंच कर रहे थे। सो किम तू ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकलकर उनकी सख्त बाहों को ब्लॉक किया। सिर्फ एक नहीं, 2 स्टोन स्टैचूज उससे एक लेवल ऊपर थे और दोनों एक साथ सो किम तू पर वार कर रहे थे। उसको रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी सारी ताकत पैरों में डाल दी और जमीन पर जोर से पाम पटका ताकि वो मजबूती से खड़ा रह सके। उसने दांत पीसकर सोचा, ये ताकत और भी बढ़ गई है, मैं इनके हैमलॉन के सामने और नहीं टिक पाऊंगा। उसने झट से एक टैलिस्मान निकला और बिना सोचे समझे अपने पैर पार लगा दिया। लगाते ही वो जोर से चिल्लाया, स्ट्रेंथ टैलिस्मान।
उसके पैरों की ताकत बढ़ गई तो उसने जल्दी से अपनी तलवार ऊपर उठाई और एक बहुत तेज वार सामने वेल स्टोन स्टैचू पार किया, जिसे वो जोर से चीख उठा और पीछे गिर पड़ा। उसके बाद उसने एक और टैलिस्मान निकला, यूज सीधे अपने सीने पर चिपकाया और जोर से बोला। तक झपकते ही वो अनोइंग स्टोन स्टैचूज के घेरे से गायब हो गया। सो किम तू तुरंत दूसरी जगह पर चला गया। अब हवा में सो किम तू ने अपनी सारी ताकत अपनी स्वॉर्ड में डाल दी, जिसे वो और ज्यादा पावरफुल हो गई। उसने सीधे चिल्लाया, थाना लू। उसने अपनी तलवार ऊंची की और जोर से इंकेंटेशन पढ़ा, थाना लू चियो खोंग स्वॉर्ड आर्ट। बोलते ही उसने नीचे वेल स्टोन स्टैचूज पर एक जबरदस्त वार किया, जिसे उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला। सो किम तू के इस हमले से एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी खाली जमीन जैसे फटने लगी और धूल पठार धुआं हर तरफ उड़ने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। बाहर के लोग सो किम तू का ये पावरफुल अटैक देखकर हैरत से चिल्लाए, क्या 50 स्टोन स्टैचूज एक साथ गिर गए? ये लड़का आखिर है क्या बाला? एनजीओ थोंग भी इस पार यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। उसी की तरह उंग लैंग तायू भी दांत पीस रहा था और इस दबाव से बिल्कुल फ्रीज हो गया था। ची लिंग थियन वो भी इस वक्त हद से ज्यादा हैरान थी। उसने तारीफ करते हुए कहा, व्हाइट रोब्ड यंग मैन, तुम तो बड़े कमाल के हो। लेकिन उसने अभी तक टोटल आधे से भी कम को गिराया था। सो किम तू के सामने अभी भी बहुत सारे स्टोन स्टैचूज द। ची लिंग थियन वो अपनी जीप पर अभी भी स्माइल कर रही थी। आगे बोली, लेकिन बचे ह्यू 100 स्टोन स्टैचूज से तुम कैसे निपटोगे? सच कहूं तो 92 स्टोन स्टैचूज को गिरने के बाद सो किम तू की ताकत बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। अब उसका चेहरा भी थोड़ा उदास होने लगा था। सो किम तू ने अपना सीना पकड़ा और उसके कदम डगमगाने लगे थे। उसने खुद से कहा, एक साथ इतने सारे डिवाइन टैलिस्मान्स इस्तेमाल किए हैं, बॉडी अब थोड़ा सह नहीं पा रही। और अगर बचे ह्यू 100 से ज्यादा स्टोन स्टैचूज के लिए मेरी कैपेबिलिटी इतनी ही है, आज यही मरना पड़ेगा। ये सोचकर सो किम तू को बहुत अफसोस हुआ। उसकी आंखों में एक तेज इरादा चमक उठा। उसने अपना आउटर रोब हत्या और उसके अंदर चाइप अन टैलिस्मान्स दिखने लगे। उसने अपनी भ्रूणवे सिकोड़ी और पक्के इरादे से कहा, अब तो बस एक बार जान की बाजी लगानी पड़ेगी। बाहर के व्यूओंग खाई के लोग ये देखकर पैजीन से भीग गए। एक ने कहा, ये लड़का क्या करना चाहता है? इतने सारे टैलिस्मान्स क्या उसकी बॉडी सह पाएगी? व्यूओंग खाई ने हैरत से कहा, अगर से भी गया तो बाद में तो वो एक क्रिपल बन जाएगा। लियन ट्रक ने देखा कि वो अपनी जान रिस्क पार डालने वाला है तो वो चिल्लाई, जूनियर ब्रदर रुको। उसने सो किम तू को बहुत समझाया कि वो कोई बेवकूफी ना करे। फुंग लैंग तायू, जो अब तक सब देख रहा था, अचानक उसके मन में कुछ कला आया। उसने सोचा, लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लड़का तो अब यही मार जाएगा। इसी वक्त सो किम तू ने भी अपना मन बना लिया था। उसकी आंखें तीखी और ठंडी हो गई थी। उसने जोर से चिल्लाया, डिवाइन टैलिस्मान। वो आगे बढ़ा और मुंह से चिल्लाया, एक्टिवेट। इसके साथ ही स्टोन स्टैचूज भी इधर उधर बिखर गए। एक वार के बाद स्टोन स्टैचूज की तादाद काफी कम हो चुकी थी। लियन ट्रक, जो अब तक एक चट्टन के पीछे से सब देख रही थी, बहुत परेशान दिख रही थी और दबी आवाज में सो किम तू को पुकार रही थी, जूनियर ब्रदर। इस वक्त उसने सोचा कि जब शुरू किया है तो अब पीछे नहीं हट सकते। अगर कोशिश नहीं की तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कितनी जीतने की क्षमता है। सो किम तू तेजी से स्टोन स्टैचूज के घेरे में घुस गया। उसने उनके ऑकवर्ड मूवमेंट का फायदा उठाया और तेजी से पीछे से हमला किया। ज्यादा ताकत लगाए बिना ही कई स्टैचूज गिर गए। अचानक सो किम तू को कुछ रियलाइज हुआ। उसने अपनी नजरें सामने वेल स्टोन स्टैचू की उस आती हुई बाह पर टिकी, लेकिन शुरू से अब तक इतनी एनर्जी लॉस होने की वजह से यूज वार डॉज करना बहुत मुश्किल हो गया। उसने सीधा उसका ब्लो सह लिया और दूर जा गिरा। स्टोन स्टैचूज ने जल्दी से उसको घेर लिया और हवा में उछल दिया। सो किम तू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो पूरी तरह से डिफेंसलेस हो चुका था। लियन ट्रक बाहर से ये देखकर चिंता से चिल्लाई, जूनियर ब्रदर। अगले ही पाल उसकी पूरी बॉडी को दीवार पर पाटक दिया गया, जिसके साथ एक जोर की आवाज आई और धूल हर तरफ उड़ने लगी। इंसान की ताकत तो लिमिटेड होती है, लेकिन वो पठार के गोले तो बेजान थे, जिन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं होता। हालांकि कई गिर चुके थे, लेकिन बचे ह्यू स्टोन स्टैचूज अभी भी बहुत थे। सो किम तो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था। वो घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया। उसके हाथ भी अपने आप ढीले पैट गए। ताने मारने की आवाज भी जल्दी ही गूंज उठी, हाँ, ये लड़का अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा।
अगर यूज ये वार ना लगता तो शायद चांस होता। देखो उसकी ऑरा कितनी वीक है, उसकी ट्रू क्यूआई बिखरी हुई है, कुछ ही देर में वो गिर जाएगा। सच तो ये था कि इस वक्त सो किम तू के पास रेजिस्ट करने की ताकत भी नहीं बची थी। लियन ट्रक ने जब वो बुरी बातें सुनी तो वो उसके लिए परेशान भी थी और गुस्सा भी। वो चिल्लाई, तुम लोग क्या बोल रहे हो? अगर दोबारा बकवास की तो मैं तुम्हारे मुंह चीयर दूंगी। पीछे खड़े डिसाइपल्स उसकी ये एग्रेशन देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए और हिचकिचाते ह्यू बोले, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। लियन ट्रक का चेहरा उदास हो गया। यूज बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसने सोचा, हालांकि ये लोग बहुत घटिया है, लेकिन उनकी बातें पूरी तरह गलत भी नहीं है। उसने सो किम तू की तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। लियन ट्रक के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि जूनियर ब्रदर की ऑरा इस वक्त सच में बहुत उलझी हुई थी। दूसरी तरफ चीलिंग थियन वो भी चुपचाप सो किम तू को ऑब्जर्व कर रही थी। वो ऐसे एक्साइटेड लग रही थी जैसे कोई अच्छा प्ले देख रही हो। उसके होंठों पर एक स्मग स्माइल थी और वो बोली, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने अपने हाथ सीने पार क्रॉस किए, जैसे अपनी ही तबाही का नतीजा देख रही हो। ची लिंग थियन वू ने यह भी पहचान लिया था कि इस व्हाइट रोब्ड यंग मैन की बॉडी में कहीं से एक अनजानी ऑरा जमा हो रही थी। वो क्लियरली मरने के लिए तैयार था। सच में, भले हाय इस लड़की का आईक्यू थोड़ा कम था, लेकिन वो बिल्कुल भी वीक कैरेक्टर नहीं थी। एक नजर में ही वो पहचान गई कि सो किम तू के अंदर क्या चल रहा है। घर बचे ह्यूस्टोन स्टैच्यूज के सामने खड़े होकर सो किम तू को अचानक याद आया जो उसके गुरुजी ने पहले कहा था, क्राइसिस के वक्त सबसे जरूरी है अपनी ऑरा को स्टेबल करना। ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंदर की सारी उलझी हुई चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश की। उसने खुद को शांत जगह पर ले जाने की कोशिश की, अपने मन को पूरी तरह शांत और खाली करने की कोशिश की। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी। इस स्वॉर्ड कल्टिवेशन में सबसे जरूरी कंप्रिहेंशन है। भले ही एक स्वॉर्ड मूव हो या एक टेक्निक, वो अंतारिकों से बदल सकती है। जंग के मैदान में जितना तुम मूव्स को भूल जाओगे उतना बेहतर होगा। उससे अपने गुरुजी के हर शब्द याद आ रहे थे। जब तुम इसके पीछे का राज समझ जाओगे तब तुम मेरी थाना लुचियुखोम स्वॉर्ड आर्ट को सीख पाओगे। अब चाहे स्टोन स्टैच्यूज कितने भी करीब आ रहे थे, उसने अपने मन को शांत रखा। एक भी लहर नहीं थी, लेकिन एक ही पाल में जैब स्टोन स्टैचू का वो खतरनाक हाथ उसे खत्म करने वाला था। सो किम तू की आंखें खुल गई। उसने धीरे से चिल्लाया, थानालू। कहते हाय सो किम तू ने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे उसकी प्रेशियस स्वॉर्ड के अराउंड घूमने लगी। उसने जोर से और साफ आवाज में गुराया, चियुखोम स्वॉर्ड आर्ट। सो किम तू की ताकत में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वो इतना शांत था कि अजीब लग रहा था। हर खतरा अब उसके लिए बिल्कुल मामूली लग रहा था। उसने तेजी से एक टेरिफाइंगली पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक किया। वो वार सीधे सामने वेल स्टोन स्टैच्यूज के पार निकल गया। तलवार से निकलने वाली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंध गई। स्टोन स्टैच्यूज के चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उनके चेहरे और बॉडीज बर्फ की तरह ठंडे थे। सो किम तू ने भी चिल्लाया, 5th लेवल। उस वार के बाद बचे ह्यूस्टोन स्टैच्यूज जैसे ऑफ हो गए, बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्हें सो किम तू ने पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया था। अस अटैक से एक छोटा मोटा धमाका नहीं हुआ। धूल, मिट्टी, पठार सब उड़ने लगे। धुआं इतना था कि अंदर का हाल कुछ भी दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब धमाका शांत हुआ और धूल छाती, तो सो किम तू की थाकी हुई शक्ल लड़ाई के बाद चीलिंग थियन वो के सामने धीरे धीरे नजर आने लगी। सो किम तू को पूरी तरह से जीतते देखकर वो लड़की एक्साइटेड हो गई और उसने तारीफ करते हुए कहा, व्हाइट रोब्ड यंग मैन, तुम तो कमाल के हो। इतने के बाद भी तुमने इसको पार कर लिया। सो किम तू ने उसे मुश्किल से देखा। उसने दिल ही दिल में बुदबुदिया, ये सब तुम्हारे किए धरे का नतीजा नहीं है क्या? उसने अपनी तलवार का सहारा लिया, खुद को गिरने से रोकने की कोशिश की। सो किम तू ने चैन की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ, आखिरकार थाना लुचियुखोम स्वॉर्ड आर्ट के 4th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया, वरना सच में यही मार जाता। बाहर खड़े लोग सो किम तू का ये कमाल का परफॉर्मेंस देखकर डांग रह गए। कुछ सेकंड्स तक वो हिल भी नहीं पाए। अचानक व्युओंग खाई बोला, इसने सच में सारे 192 स्टोन स्टैच्यूज को हरा दिया है। सब पैजीन से भीग चुके थे और उनके चेहरे पर अभी भी हैरत थी। सो किम तू द्वारा हराए गए स्टोन स्टैच्यूज अभी भी जमीन पार मोशनलेस पड़े थे। वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे और जोर से बोले, और वो भी 192 स्टोन स्टैच्यूज जो उससे एक रियल्म ऊपर थे।
जियो थोंग भी इस वक्त खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन सोचा, सो किम तू आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। उसने उसकी तरफ देखा जो मैकेनिज्म के अंदर धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसके दिल में सो किम तू एक कांटे की तरह चुभ रहा था, जिसे जल्दी से निकलना जरूरी था। जियो थोंग ने सोचा, अगर इसे जल्दी हत्या नहीं तो आगे चलकर बड़ी मुसीबत आ सकती है। 7th स्टेज सक्सेसफुली पार करने के बाद सो किम तू की बॉडी भी काफी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गया और अपनी मेरिडियंस को रेगुलेट करने के लिए क्यूआई सर्कुलेट करने लगा। ये उसके लिए अपनी इंजरीज ठीक करने का एक तरीका भी था। अब तक सो किम तू इस ट्रेनिंग में 7th स्टेज के ट्रायल को पार करने वाला अकेला शख्स था। उसने अपनी हीलिंग प्रोसेस में हेल्प के लिए कई इलिक्सर्स और स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल किया। सो किम तू ने सोचा, मियर डांशन में स्पिरिचुअल एनर्जी अब बस थोड़ी सी बची है। इसे रिप्लेनिश करना होगा तभी मैं बाहर जा पाऊंगा, वरना अगर रिस्ट्रिक्शन से बाहर आते ही कोई दुश्मन मिल गया तो मैं तैयार नहीं हो पाऊंगा। इस वक्त सबसे जरूरी था अपनी मेरिडियंस को स्टेबल करना और अच्छे से हील होना। इलिक्सर्स और स्पिरिट स्टोन्स का अफसोस नहीं करना चाहिए, वरना अगर घाट लगाकर अटैक किया गया तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन के बाहर ब्यूओंग खाई के लोग शुरू से आखिर तक ऑब्जर्व कर रहे थे। जब सो किम तू को बाहर आते हुए नहीं देखा तो उन्होंने सोचना शुरू किया, क्यों? उसने 7th स्टेज तो पास कर लिया है, फिर भी 1 घंटे से अंदर हील हो रहा है। ब्यूओंग खाई ने बात बढ़ाई, ये लड़का बहुत चालक है। अगर वो इंजर्ड बाहर निकला तो जरूर मार दिया जाएगा। क्लियर था कि इस वक्त सो किम तू को टारगेट करने वे लोग कम नहीं थे। तीखी बुरी नजरें यूज दूर से लगातार देख रही थी। उसको बाहर मारने वाले सिर्फ एक नहीं थे। कुछ देर बाद आखिरकार सो किम तू पूरी तरह हील हो गया। वो झटके से खड़ा हुआ, उसकी आंखें सामने रखे बेड पत्थर पार थी। उसका चेहरा अब काफी फ्रेश दिख रहा था। सो किम तू ने स्माइल किया और कहा, चलो देखते हैं 7th स्टेज का रिवॉर्ड क्या है। कहते ही सो किम तू सामने वाले बेड पत्थर के पास गया और जल्दी से उस पे अपना हाथ रखा, ऑल्टर का इंतजार करने लगा कि वो आखिरी स्टेज पास करने वेल वॉरियर को रिवॉर्ड दे। एक चमकता हुआ पीला सर्कल सो किम तू के हाथ के पास धीरे धीरे दिखने लगा। ऑल्टर ने उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया था। वो सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसकी चमक पूरी बड़ी जगह को रोशन कर रही थी। ये देखकर वो और बाहर खड़े लोग हैरान रह गए। सब चीख उठे, ये क्या हो रहा है? लेकिन रिस्ट्रिक्शन के बाहर अनलॉग ऑन की व्यू पहले से ही ब्लॉक्ड थी। उन्हें अंदर क्या हो रहा था कुछ साफ दिख नहीं रहा था। सब बहुत क्यूरियस दी और जोर से एक दूसरे को कह रहे थे, पता नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अंदर सो किम तू ऑल्टर से निकले डू पावर्स के सामने खड़ा था। एक तरफ एक पीला बीए गोवा सर्कल था और दूसरी तरफ एक पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी ओर्ब। उसने हैरत से पूछा, ये क्या है? ची लिंग थियन वू ने सामने रखे आइटम के अराउंड पर्पल सर्कल देखा और बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने खुशी से कहा, एक टॉप ग्रेड 4 स्टेज 2 वू टाट लोई बो। तो किम तू ने तेजी से आगे बढ़कर सामने रखा बो उठा लिया। उसने डाउटफुली पूछा, ये तो वो टाट लोई बो है? लेकिन अगले ही पाल अस मैजिकल वेपन को छूटे ही सो किम तू की आंखों में अंधेरा छा गया। बो से निकलने वाली ताकत से उसकी स्लीव फट गई। वो अपने हाथ से यूज कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सो किम तू को पैजीन छूट गए। उसने दांत पीस कर सोचा, खराब हो गया, मेरी बॉडी धीरे धीरे टूट रही है, मेन इस लॉन्ग बो को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कहकर सो किम तू के पास सुप्रीम टावर का केओटिक स्पेस डोर खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सीधा इस मैजिकल आर्टिफैक्ट को अंदर खींचा। उसने मजबूरी में सोचा, इसे अभी टावर में रखना ही बेहतर है, जब ताकत आ जाएगी टैब इस्तेमाल करूंगा। लॉन्ग बो का मैटर सेटल करने के बाद सो किम तू ने अपनी नजरें बगल में राखी कल्टिवेशन मैनुअल पार घुमाई। वो अभी भी बीए गोवा सर्कल के अंदर से एक चमकती हुई पीली रोशनी छोड़ रहा था। ची लिंग थियन वू ने तुरंत अपने हाथ क्रॉस किए और ऊंची आवाज में सो किम तू से कहा, यंग मैन, ये एक सुप्रीम ग्रेड अर्थ लेवल मार्शल आर्ट है, ये तुम्हारे लिए है। तो किम तू ने मार्शल आर्ट मैनुअल उठाया। उसने कुछ पेजेस पलटकर देखे। उसके जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये पहचाना मुश्किल नहीं था कि ये बॉन लोइटियन आर्ट की मैनुअल है। अचानक सो किम तू की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी, जैसे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा हो। उसका पूरा चेहरा भी चमक उठा। पता चला कि ये रोशनी अस मार्शल आर्ट मैनुअल के अंदर से आ रही थी। हर पेज से एक हिडन पावर बाहर निकल रही थी। उन्हें अपनी आंखें बंद की और इस अजीब पावर को महसूस किया।
सो किम तू ने मन ही मन कहा, बॉन लोइटियन आर्ट जब पूरी तरह से मास्टर हो जाएगा तो उसमें हेवन और अर्थ को तबाह करने की ताकत होगी। ये तो थियन कैंग रियल्म के महाशक्तिशालियों को भी मार सकता है। ये सोचकर सो किम तू की आंखें बड़ी हो गई। उसके होंठों पर एक बहुत सैटिस्फाइड स्माइल थी। सुप्रीम ग्रेड अर्थ लेवल मार्शल आर्ट में सच में ऐसी दरवानी ताकत होती है। इस वक्त रिस्ट्रिक्शन के बाहर से लोग अभी भी सो किम तू की तरफ देख रहे थे, लेकिन काफी देर से कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। जमीन और पठार बिल्कुल शांत थे और अंदर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता था। डिसाइपल्स का ग्रुप भी बहुत क्यूरियस था। वो एक दूसरे से बात करने लगे, क्या हुआ? उस लड़के को आखिर क्या मिला? दूसरे ने जवाब दिया, पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा। बगल वाले ने जल्दी से कहा, क्या 7th स्टेज का ट्रेजर कोई सुप्रीम डिवाइन वेपन है? लेकिन ये सब सिर्फ उनकी स्पेकुलेशन थी, असल में कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। अचानक एक सीरियस आवाज आई, सब लोग देखो। सबकी नजरें रिस्ट्रिक्शन के अंदर की तरफ घूम गई। इस वक्त जहां सो किम तू हील हो रहा था वो जगह बिल्कुल खाली थी, बस हल्की धूल उड़ रही थी। उसने आगे कहा, वो लड़का तो गायब हो गया है, दिख नहीं रहा। वो लियन और लियन ट्रक भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे। उन्होंने सो किम तू को ढूंढने के लिए बहुत ध्यान से देखा, लेकिन लगता था कि वो अब वहां नहीं था। लियन ट्रक ने चिंता से कहा, जूनियर ब्रदर, वो अचानक गायब कैसे हो गया? तब सब सोच रहे थे क्या हुआ और सो किम तू कहाँ है। तब तक वो ची लिंग थियन वू के साथ किसी और जगह पहुंच चुका था। दोनों एक बहुत बेड मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े थे। सो किम तू को समझ नहीं आया ची लिंग थियन वू यूज यहाँ क्यों लाई है। उसने शक से पूछा, ये अब क्या नया तमाशा है? ची लिंग थियन वू ने सर खुजलाया, शर्माते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता। सो किम तू को अब इस शैतान लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने तेवर चढ़ाकर शक से पूछा, कहीं फिर तुमने कोई हरकत तो नहीं की? पहले अन स्टैच्यूज की पावर बढ़ा दी, अब और क्या? लिंग थियन वू बचकानी और थोड़ी मिस्चिवस जरूर थी, पूरे 100% बचकानी थी, पर यूज झूठ बोलना नहीं आता था। सच में इस बार उसकी गलती नहीं थी। ची लिंग थियन वू ने 3 उंगलियां उठाकर कसम खाई, मैं कसम खाती हूँ, इस बार सच में मैंने कुछ नहीं किया। सो किम तू ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि इस बार उसने कुछ नहीं किया, पर इसका मतलब था कि पिछले टेस्ट में जितनी भी मुश्किलें आई थी उन सब की वजह वो ही थी। सो किम तू ने गुस्से में तेवर चढ़ाकर पूछा, तो वो स्टैच्यूज की पावर बढ़ाना वो भी तुमने ही किया था, है ना? ची लिंग थियन वू की नजरें इधर उधर घूमने लगी, मुंह बिगाड़कर वो हकलाई, वो। उससे और कुछ नहीं सूझा तो वो बेचारी ने बेमन से अपना पाम जमीन पर पटका दिया। उसने सो किम तू को शांत करने के लिए एक ऑफर दिया। ची लिंग थियन वू बोली, मैं तुम्हें कुछ और पॉइंट्स दे दूंगी, सेफ्ट कपड़ों वाले लड़के। अब गुस्सा मत हो। कहते हुए उसने एक मासूम सी बेवकूफ वाली स्माइल दी। सो किम तू को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो ची लिंग थियन वू के बचपने को अच्छे से जानता था। उसने दूसरी तरफ देखते हुए थक कर कहा, छोड़ो भी छोड़ो, मैं तुम जैसी छोटी बच्ची से क्या बहस करूं। उसने फिर उस लड़की को गुस्से से देखा और बोला, और सुनो, मेरा नाम सो किम तू है, सेफ्ट कपड़ों वाला लड़का नहीं। ची लिंग थियन वू ने 100% सुना और समझा भी, पर सुनना, एक्सेप्ट करना और अमल करना ये सब अलग बातें थी। सो किम तू के समझाने के बावजूद उसने फिर भी हम कहा और सेफ्ट कपड़ों वाले लड़के के नाम से उसे बुलाने की कसम खा ली। सो किम तू ने बेचारे ने माथे पर जोर से हाथ मारा और बोला, छोड़ो भी छोड़ो, लगता है तुमने हजारों सालों में भी कुछ नहीं सीखा। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। ची लिंग थियन वू ने मुंह बनाया और नजरों से शिकायत करते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ। ये सारा एरिया मेयर कंट्रोल में है। सो किम तू ने उस लड़की पर ताना मारा, कंट्रोल में है? फिर जब कुछ पूछो तो कुछ पता नहीं होता। लिंग थियन वू गुस्से में बोली, वो एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन? समझे ना? इसी वक्त सो किम तू को अचानक एक चेहरा याद आया। वो लैक ची वैन के अलावा और कोई नहीं थी। उसके स्खमों और खून थूकने की तस्वीर उसके जहन में घूम गई। सो किम तू की आंखों में थोड़ी फिक्र नजर आई। उसने ची लिंग थियन वू को देखा और पूछा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एक खूबसूरत सेफ्ट कपड़ों वाली लड़की को जानती हो जो एक पतली सुंदर तलवार चालती है? वो कहाँ है? सो किम तू ने लैक ची वैन का डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी तस्वीर ची लिंग थियन वू के सामने बना दी। वो अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो लगभग ऐसी दिखती है। उसकी बनाई तस्वीर काफी हद तक मिलती जुलती थी। ची लिंग थियन वू खुशी से अपनी उंगली घुमाई,
उसने एक हरा गोला बनाया और बोली, हाँ, ये मुझ जैसी सोल के लिए मुश्किल नहीं है। लैक ची वैन की तस्वीर धीरे धीरे ची लिंगथियन वू के बनाए गोल में उभारने लगी। उस लड़की ने पूछा, तुम इसी की बात कर रहे हो ना? सो किम टू ने जल्दी से चिल्लाया, हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। तस्वीर में लैक ची वैन कॉक ल्यूओंग होंग के लोगों के सामने खड़ी थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से नहीं थी। सो किम टू ने कहा, लगता है वो घेरी हुई है। उसने जल्दी से ची लिंगथियन वू से पूछा, वो अभी कहाँ है? लड़की ने जैसे ही सुना, उसने लैक ची वैन की दिशा में उंगली दिखाई और सीधे से बोली, यहाँ से पश्चिम की तरफ लगभग 300। उसके पूरा बोलने से पहले ही सो किम टू तेजी से उड़ चला, ची लिंगथियन वू को अधूरी बात के साथ छोड़कर। वो हैरा होकर आखिरी शब्द बोली, कदम। सीन बदला। लैक ची वैन के पास उसके जख्म अभी भी काफी गहरे थे और ऊपर से कॉक ल्यूओंग होंग का वो गुंडा गैंग सामने था। लगता था उनके बीच कुछ चल रहा है। लैक ची वैन ने जोर से चिल्लाया, कॉक ल्यूओंग होंग, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो। कहते हुए उसने मुश्किल से अपनी तलवार की नोक उसकी तरफ की, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। लैक ची वैन को एक कोने में धकेल दिया गया था। साफ दिख रहा था कि अनलॉगऑन की नीयत ठीक नहीं थी। उसने घबराकर चेतावनी दी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन कॉक ल्यूओंग होंग को उसकी कमजोरी का पूरा अंदाजा था। वो जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसके बुरे इरादे और बढ़ने लगे। उसने धोखे भरी आवाज में कहा, मैंने तो अच्छे दिल से तुम्हारी मदद करने की सोची थी, पर तुम तो पूरे रास्ते सो किम टू के लड़के का ही नाम लेती रही। अगर तुम्हारा दिल नहीं मिला तो तुम्हारा जिस्म ही सही। कहते हुए उसकी आंखों में पूरी तरह से मक्कारी झलक रही थी और उसके होठों पर एक जीत की मुस्कान थी। अब लैक ची वैन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो काफी बुरी तरह जख्मी थी और ऊपर से कॉक ल्यूओंग होंग के गुंडे भी काफी थे। वो बस अपनी तलवार से बेचारी बनकर डिफेंड कर सकती थी। वो पीछे हटती रही जब तक उसकी एडिया एक बड़े पेड़ के टेन से टकरा ना गई। ये उसकी आखिरी सीमा थी। वो घबरा कर सोचने लगी, क्या मुझे यही जलील होना पड़ेगा? लैक ची वैन डर से कांप रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, कॉक ल्यूओंग होंग, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लैक ची वैन ने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा था। कॉक ल्यूओंग होंग ने इस मौके का फायदा उठाया और उस पर लपका। उसने लैक ची वैन के दोनों हाथ बेदर्दी से पकड़ लिए। यूज छूटने का कोई मौका नहीं दिया। उसने लैक ची वैन के जिस्म को जोर से पेड़ से सताया और बोला, रुको, जब तुम जन्नत और जहन्नुम के मेज़ चाख लोगी। टैब। वो बोलते हुए अपना गंदा हाथ ऊपर उठाया। उसका चेहरा भी घिनौना हो गया। लैक ची वैन के हाथ अब भी पेड़ से जकड़े हुए वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। कॉक ल्यूओंग होंग ने उसकी कॉलर पकड़ ली। एक आंसू उसकी आंख से तापक पड़ा। लैक ची वैन सोचने लगी, क्या सच में मुझे इस अजीब मुश्किल में फंसना पड़ेगा? कॉक ल्यूओंग होंग ने लैक ची वैन के सीने पर से उसके कपड़े फाड़ दिए। उसकी खूबसूरत जिस्म उसके सामने आ गया। लैक ची वैन ने नफरत और दर्द से चीख मारी। अब उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, सबसे बुरे की उम्मीद में। कॉक ल्यूओंग होंग गंदी बातें करता रहा। उसने शैतानी अंदाज में कहा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा एक औरत होने का स्वाद। इस नाजुक पाल में लैक ची वैन ने दिल ही दिल में दुआ की, कोई तो हो जो उसे इस गंदे आदमी से बचाए। उसने मिन्नाते की, कोई तो बचा लो मुझे। कोई भी। दर्द के आंसू बहने लगे। अगर ये बुरा पाल आ ही गया तो लैक ची वैन सिर्फ मरकर हाय इस बीजाटी को धो सकती थी। उसने धीरे से सो किम टू का नाम लिया। सो किम टू, अब शायद अगले जन्म में ही मिल पाएंगे। इसी मौतोहयात के लम्हे में कॉक ल्यूओंग होंग के पीछे एक सुनहरी रोशनी चमकी। ल्यूओंग होंग ने भी कुछ हलचल महसूस की और पलटकर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा खौफ था। एक जोरदार धमाका हुआ। पत्थर और मिट्टी हर तरफ उड़ने लगे। पूरा जंगल असधमके से कांप उठा। ल्यूओंग होंग ने देखा कि जहां वो खड़ा था वहां एक तलवार जमीन में गाधी हुई थी। वो घबरा कर चीखा, कौन है? खैरियत रही कि वो पाल भर में ही हट गया, वरना वो तलवार उसे कब का खत्म कर चुकी होती। सो किम टू तेजी से वहां पहुंच गया और लैक ची वैन को सहारा दिया। उसकी आंखों में पूरा गुस्सा था और उसका पूरा जिस्म एक खतरनाक ऑरा से भर गया था। उसने दैन लिया था कि जो इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा वो उसे माफ नहीं करेगा।
उसने लैक ची वैन के कमजोर जिस्म को हल्के से सहारा दिया और कॉक ल्यूओंग होंग की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे जिंदा निगल जाएगा। कॉक ल्यूओंग होंग ने जब देखा कि कोई उसका अच्छा काम बिगाड़ रहा है तो वो भी गुस्से से लाल हो गया और बोला, फिर तुम? डैम इट, सो किम तू, तुम ही क्यों, हमेशा तुम ही क्यों? सो किम तू का चेहरा गुस्से से काला पैट गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत की तुमने? लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। सो किम तू की ये बात सुनकर लैक ची वैन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसका दिल खुशी से झूम उठा। लैक ची वैन ने मन ही मन सोचा, पत्नी? सो किम तू ने लैक ची वैन की तरफ प्यार भरी नजर से देखा। उसने एक तसल्ली दीन वाली मुस्कान के साथ कहा, माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। लैक ची वैन बस इसी पाल का इंतजार कर रही थी। वो फूट फूट कर उसकी बाहों में गिर गई और रोने लगी, सो किम तू बिल्कुल भी लेट नहीं हो, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। कॉक ल्यूओंग होंग का बुरा काम पूरा नहीं हो पाया तो वो गुस्से से दांत पीसने लगा और बोला, छोटे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसका चेहरा अचानक शैतानी हो गया। उसने एक चालाकी भरी मुस्कान दी और बोला, थोड़ा इंतजार कर, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि मैं और लैक दीदी कितने खुश रहेंगे। इस बुरे ख्याल में कॉक ल्यूओंग होंग भूल गया था कि अगर उसने लैक ची वैन के एक बाल को भी छुआ तो सो किम तू उसे जिंदा वहां से जाने नहीं देगा। लैक ची वैन को अब एक मजबूत सहारा मिल गया था। उसने कॉक ल्यूओंग होंग को ठंडी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो कि अगले साल इसी दिन उसकी बरसी होगी। मगर वो सो किम तू की सुरक्षा को लेकर और भी फिक्र करने लगी। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और धीरे से बोली, छोटे भाई, तुम जल्दी जाओ, तुम उसके काबिल नहीं हो। सामने खड़ा कॉक ल्यूओंग होंग भी और इंतजार नहीं कर रहा था। उसने अपनी पोजीशन ली और सो किम तू पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। कॉक ल्यूओंग होंग ने अपना हाथ उठाया। उसने एक स्पिरिट एनर्जी बॉल बनाया। सो किम तू को निशाना बनते हुए जोर से चिल्लाया, जाना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी पूरी ताकत अपने हाथ में डाल दी। साफ था कि वो सो किम तू की जान लेना चाहता था। ये देखकर लैक ची वैन तेजी से आगे बढ़ी, जैसे सो किम तू को बचाना चाहती हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि सो किम तू पहले ही अपनी पावर में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे उसे पीछे खींच रहा हो। इसे लैक ची वैन थोड़ी हैरान हुई। एक सेकंड बाद सो किम तू ने जल्दी से केओस सुप्रीम पगोडा का स्पेस खोला और एक स्टैचू को आगे फेंक दिया, जो उन दोनों के लिए एक ढाल बन गई। कॉक ल्यूओंग होंग का हमला सिर्फ स्टैचू की सतह पर एक धमाका पैदा कर पाया। सो किम तू और लैक ची वैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। धुआं और धूल छंटने के बाद कॉक ल्यूओंग होंग को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके सामने क्या था। वो बहुत मजबूत था और ऊपर से एक बेजान चीज थी। कॉक ल्यूओंग होंग ने हैरान होकर कहा, एक स्टैचू। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो स्टैचू अचानक हिलने लगी। वो तेजी से कॉक ल्यूओंग होंग पार लपकी और उस पर हमला किया। एक सीधा पंच लगा जिसने उसे संभालने का मौका तक नहीं दिया। कॉक ल्यूओंग होंग का चेहरा बिगड़ गया। वो बिना हिले दुले खड़ा था, दांत पीस ह्यू, जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। उसने अपने दोनों हाथ क्रॉस किए और स्टैचू के हमले को रोकने की कोशिश की। कॉक ल्यूओंग होंग ने मुश्किल से सोचा, ओशन ट्रांसफॉर्मेशन के 9th लेवल की पावर, ये आखिर है क्या चीज? स्टैचू के अगले हमले से कॉक ल्यूओंग होंग के सामने एक छोटा धमाका हुआ और वो बेख्याल में पीछे धकेल दिया गया। उसने दांत पीस और मन ही मन सोचा, और इसकी स्पीड तो बहुत तेज है, इस स्टैचू को दर्द भी नहीं होता। और अगर कोई समझदार ना हो तो उसे इसकी चल में कोई कमी भी नहीं दिखेगी। कॉक ल्यूओंग होंग जैसा शख्स भी स्पीड के मामले में इस स्टैचू का मुकाबला नहीं कर सकता। ज्यादा सोचने का मौका ना देते हुए स्टैचू लगातार हमला करती रही। कॉक ल्यूओंग होंग बस भागने लगा, पर वो जहां भी भगता स्टैचू उसके पीछे लग जाती। उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। कॉक ल्यूओंग होंग मुश्किल से जवाब दे रहा था और सोच रहा था, ये स्टैचू आखिर किस चीज से बनी है, इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? एक नॉर्मल पत्थर तो एक ही बार में टूटकर चौर हो जाता। साफ साफ है कि मैंने इस बार इतने हमले किए, फिर भी बस थोड़े से पत्थर के टुकड़े ही क्यों निकल रहे हैं। उन छोटे मोटे नुकसान के अलावा स्टैचू कॉक ल्यूओंग होंग के हैमलॉन के सामने बिल्कुल अधिक खादी थी। लैक ची वैन सो किम तू की बाहों में खादी अब तक सब देख रही थी। वो हैरानी से उससे पूछे बिना नहीं रह पाई, छोटे भाई, ये आखिर क्या चीज है? सो किम तू के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने कहा, एक रैंडम खिलौना जो मिल गया,
कॉक ल्युओंग होंग को अच्छा सबक सिखाने के लिए काफी है। लैक ची वैन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान होकर सो किम तू को देख रही थी, जैसे कुछ और पूछना चाहती हो। इसी वक्त कॉक ल्युओंग होंग एक बेकार की लड़ाई के बाद अचानक रुक गया और अनायास हाई जोर से हंसने लगा। वो चिल्लाया, सिर्फ एक स्टैचू के दम पर मुझे रोकोगे? ये तो तुम्हारा ख्वाब है। कहते हुए उसने हाथ में एक स्पिरिट एनर्जी बॉल बनाया, एक आखिरी फैसला कून हमला करने के लिए। एक स्टैचू को हरना कॉक ल्युओंग होंग के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। हमला तेजी से स्टैचू की तरफ लपका। उस चमकदार रोशनी से आंखें धुंधली होने लगी थी। स्टैचू पाल भर में ही खत्म हो गई। काफी कोशिशों के बाद आखिर कॉक ल्युओंग होंग ने सो किम तू का एक छोटा सा खिलौना तो मार ही गिराया। कॉक ल्युओंग होंग को लगा कि उसने कमाल कर दिया। वो सो किम तू की तरफ पैलथा और अहंकार से बोला, हाँ, तुम्हारी ये स्टैचू बुरी तो नहीं थी, पर इसे मुझे रोकोगे? कितनी मजेदार बात है। कहते हुए वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा और सो किम तू और लैक ची वैन की तरफ बढ़ने लगा। उसने शैतानी अंदाज में कहा, मैं तो उल्टा ये देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हारे पास और कौन से ट्रिक्स बचे हैं। थोड़ी देर में तुम बस साइड में खड़े होकर देखना कि मैं लैक ची वैन को कैसे जलील करता हूँ। उसकी ये गंदी बातें सुनकर लैक ची वैन ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसका चेहरा भी काला पैट गया। सो किम तू ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने लैक ची वैन का कंधा मजबूती से पकड़ा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। उसने धीरे से केओस सुप्रीम पगोडा का स्पेशल गेट खोला। उसके होठों पर एक जीत की मुस्कान थी और उसने कहा, सच में मेरे पास कोई और ट्रिक नहीं है। लेकिन सच में उसके पास कोई और ट्रिक नहीं थी। वो अब भी वही स्टैचूज द, बस इस बार एक नहीं, उनकी गिननी कई गुना बढ़ गई थी। कॉक ल्युओंग होंग को अब जाकर ये अजीब बात समझ आई। उसके पैजीन छूट गए। उसका चेहरा पूरी तरह से डर से भर गया। उसने पास खाद स्टैचूज के झुंड को देखा। पहले सिर्फ एक थी और उससे भी लड़ना मुश्किल था। अब इतनी बड़ी तड़ में मुश्किल साफ साफ बढ़ गई थी। कॉक ल्युओंग होंग इस वक्त अपने चेहरे पर की घबराहट छुपा नहीं पाया। सो किम तू ने बस धीरे से कहा, ये सिर्फ स्टैचूज है, काफी है। वो स्टैचूज भी और देर नहीं रुकी। वो सीधे कॉक ल्युओंग होंग पार लपकी और हमला कर दिया। सो किम तू ने जरा भी ताकत नहीं लगाई। वो बस एक तरफ खड़ा होकर ज़बानी जंग शुरू करने लगा। सो किम तू ने बेपरवाह होकर ताना मारा, सच में मेरे पास ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, पर ये स्टैचूज जरूर काफी हैं। इन स्टैचूज की खासियत तो आप सब जानते ही होंगे। ये हर एक मार्शल आर्टिस्ट की बराबर की ताकत रखते हैं, लेकिन जब लड़ते हैं तो एक साथ मिलकर। ये अक्सर एक दूसरे से जुड़कर हमला करते हैं और इस सिचुएशन में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ल्युओंग होंग को अब अपनी हालत समझ में आई। उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया और उसने सोचा, कमबख्त, ये आदमी और कितनी ऐसी चीजें बाहर निकालेगा। उसके बाद बेड बेड धमके तेजी से होने लगे। कॉक ल्युओंग होंग और स्टैचूज के बीच की जंग बस चलती ही रही, बिना किसी अंत के। वो स्टैचूज के लगातार हैमलॉन से मुश्किल से बाक रहा था। उसने समझ लिया कि उनसे लड़ना कितना मुश्किल था। मारो तो मरते नहीं, और अगर मरते भी है तो खत्म नहीं होते। ये कहकर उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी मुट्ठी को मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, पर मैं नहीं मानता। वो हवा में उछल गया और जोर से बोला, मेन ओशन ट्रांसफॉर्मेशन के 9th लेवल का एक्सपर्ट, इन छोटे मोट लोगों के हाथों कैसे मर सकता हूँ। वो स्टैचूज भी कम नहीं थी। उन्होंने भी पूरा इरादा कर लिया था कि उसे आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। सो किम तू ने लैक ची वैन को अपनी बाहों में कास कर पकड़ा हुआ था। दोनों ऐसे खड़े थे जैसे कोई अच्छा प्ले देख रहे हो और उसमें कॉक ल्युओंग होंग मेन कैरेक्टर हो। लैक ची वैन ने मन ही मन सोचा नहीं था कि ये कमीना कॉक ल्युओंग होंग भी एक दिन ऐसी बुरी हालत में होगा। उसने खुशी भरी नजरों से सो किम तू को देखा, दिल में तसल्ली थी। जब तक सो किम तू यहाँ है। लैक ची वैन ने प्यार से अपना हाथ उसके सीने पर रखा। उसने धीरे से अपना सर उसके मजबूत सीने पर रखा और सोचा, अब कुछ भी अजीब नहीं लगता। अचानक सो किम तू को कुछ अजीब लगा। उसने लैक ची वैन की तरफ उलझी हुई नजरों से देखा। वो शर्मा कर अपना हाथ छोड़ते हुए हकलाया, बड़ी दीदी आप ठीक तो हो? लैक ची वैन शर्म से लाल हो गई। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने नाराजगी से कहा, क्या मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये हालत देखकर सो किम तू को अचानक कुछ अजीब लगा और यूं स्पैजीन आने लगे जैसे वो नहा रहा हो। सो किम तू का चेहरा बिगड़ गया। वो सोच रहा था, ये अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई? और इन्हें समझना कितना मुश्किल है। लैक ची वैन अभी भी बहुत नाराज थी।
उसने मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखा। दिल में सोच रही थी, उसने मेरा हाथ कैसे छोड़ दिया, मैं तो गुस्से से पागल हो जाऊंगी। अचानक सोकिम तूने पता नहीं कहां से एक सुनहरी चोगा निकला। उसने झट से वो उसके ऊपर डाल दिया ताकि इस परवर्ट कॉक ल्यूओंग होंग की वजह से जो उसके कपड़े खराब हो गए थे वो ढक जाए। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें चुराकर कहा, ये मेरी जरदोसी वाली रेशम की चोगा पहले पहन लो, ठंड ना लग जाए तुम्हें। तभी लैक ची वैन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। सोकिम तू की इस परवाह से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। लैक ची वैन के होंठों पर बेख्याली में एक मुस्कान आ गई। उसके गाल भी सुर्ख होने लगे। उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है। सिपाल कॉक ल्यूओंग होंग के साथ जो लॉकदा वो भी तेजी से वहां पहुंच गए। उनके लीडर ने पूछा, कॉक भाई क्या हुआ? कॉक ल्यूओंग होंग अभी भी उन पठार के पुटलॉन से जूझ रहा था। वो गुस्से में चीखा, इतने सवाल मत करो, पहले उन दोनों को पकड़ो मेरे लिए। वो जूनियर डिसाइपल ने उलझन में पूछा, किंडू लॉगॉन को? तभी एक और शख्स ने सोकिम तू को पहचान लिया। वो हैरा होकर बोला, सोकिम तू, वो यहाँ कैसे? सोकिम तू ने उसकी तरफ देखा। उसने इत्मीनान से कहा, अगर मरने का इरादा नहीं तो बेहतर होगा शांति बनाए रखो। मेरी तुमसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर वो शख्स हंसने लगा। वो तो सोकिम तू की काबिलियत को हमेशा कम आंकता था। उसने सोकिम तू के चेहरे की तरफ उंगली की और जोर से हंसा, हाँ हाँ हाँ, मेन लेवल 8C ट्रांसफॉर्मेशन पार हूँ, तुम्हारे भरोसे मैं मर जाऊंगा क्या? लैक ची वैन ने भी झट से बात काटी, ओह भाई, अगर तुम ऐसे ही जिद्दी रहोगे तो जब तुम मारोगे तो हमें इल्जाम मत देना कि हमने पहले से वॉर्न नहीं किया। तुम्हारी उम्र के लोग जो लेवल 8C ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच चुके हैं, मिस्टिक्स वॉर्ड सेक्ट में ऐसे बहुत कम मिलते हैं। लैक ची वैन की बात खत्म होते ही सोकिम तू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ये सुनकर उस शख्स के दिल में अचानक थोड़ा शक पैदा हुआ। उसने सोचा, कहीं इनके पास सच में कोई जबरदस्त ट्रिक तो नहीं? पर अपनी घुसैल फिटरैट की वजह से वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो जिद पर अदा रहा, हारी मारी तक लड़ने को तैयार। उसने एक हाँ की आवाज निकाली। घमंड से भरा चेहरा और नफरत भरी आवाज में वो बोला, अब तुम किस चीज के दम पर मुझे मारोगे? क्या इस लेवल 9 QI फाउंडेशन वेल नकरे के सहारे? सोकिम तू ने मासूमियत से जवाब दिया और उसी पाल सुप्रीम केओटिक पगोडा स्पेस भी खोल दिया। मगर लैक ची वैन के पास कुछ और हाई प्लान था। उसने हाथ आगे बढ़कर सोकिम तू को रोका। लैक ची वैन ने आसमां की तरफ उंगली उठाकर कहा, वो पठार के पुतले दिख रहे हैं ना? हम तुम्हें नहीं मार सकते, पर वो पठार के पुतले, उनके लिए ये काम बहुत आसान है। लैक ची वैन की ये बात सुनकर वो भाई डर के मारे कांप उठा। उसने कॉक ल्यूओंग होंग की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अगर वो पठार के पुतले लैक ची वैन के हैं तो उन्हें मारना आसान नहीं होगा। इस वक्त उन पर हमला करना तो मौत को दवत दीन जैसा होगा। वो अपने सामने वेल कॉक ल्यूओंग होंग से कहीं ज्यादा समझदार लग रहा था। ऊपर से कॉक ल्यूओंग होंग गुस्से में गुर्राकर बोला, इन पठार के पुतलौन पार ध्यान मैट डू, मैं इन्हें जल्द ही निपट लूंगा। जल्दी से उन दोनों को पकड़ो, फिर देखते हैं। तो किम तू ने भी तभी आवाज उठाई। वो बोलते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया, पगोडा स्पेस खोलने की तैयारी कर रहा था। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरे पास बस यही कुछ पठार के पुतले हैं? अगर कॉक भाई अभी भी खुश नहीं है, मेन कॉक भाई को 2 और पठार के पुतले गिफ्ट करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बोलते ही उसके द्वारा छोड़े गए 2 और पुतले तेजी से कॉक ल्यूओंग होंग की तरफ लपके। कॉक ल्यूओंग होंग, जो पहले ही मुश्किल में था, अब और भी परेशान हो गया। उसने पहले उकसाने वाली बातें की थी, पर अब पछताने से क्या होगा? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। सोकिम तू के सामने वाला वो भाई जो अभी तक घमंड दिखा रहा था, उसने कॉक ल्यूओंग होंग की ये बुरी हालत देखी तो डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। सोकिम तू मन ही मन मुस्कुराया, लगता है ये डर गए हैं। अच्छा हुआ कि इन्हें यकीन है मैं इन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कॉक ल्यूओंग होंग मर गया तो ये पुतले पलटकर मुझ पर भी हमला कर सकते हैं। उसने कॉक ल्यूओंग होंग की तरफ देखा। उसके मन में अपनी अलग प्लानिंग थी, इसलिए इन लॉगॉन को उलझा कर रखना ही काफी था। अचानक आसमां से लोगों का एक तूफान सा उतर आया। उन्हें देखे बिना ही उनकी खुंखर आवाज सुनाई दी, देखो सोकिम तू तो सच में यही है। सोकिम तू ने पलटकर उनकी तरफ देखा। वो घबरा कर सोचने लगा, क्या ये वो पठार के जंगल वेल लॉग हैं?
ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक कैसे पहुंच गए? एनजीओ थोंग बड़े इतराते हुए सो किम तू की तरफ लपका। वो मन ही मन सोचा, आखिरकार ये लड़का मिल ही गया। पठार के जंगल से जो ट्रेजर्स ट्यून लिए थे अब वो मेरे हैं। वो भीड़ अपने हथियार उठाए जोर जोर से चिल्ला रही थी, सो किम तू को मारो, उसके पास से ट्रेजर छिनो। अचानक किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, रुको, ये तो मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट का पहला डिसाइपल कॉक ल्यूऑन्ग होंग है, वो भी उन पठार के पुटलॉन से फाइट कर रहा है। ये क्या हो रहा है? वो शख्स तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है। वो सब अचानक एक अजीब सी खामोशी में डूब गए। हर कोई मन ही मन सोच रहा था, कहीं सो किम तूने पठार के जंगल के अन पुटलॉन को कंट्रोल करना सीख लिया है क्या? सिपाल पीछे से डू लॉग तेजी से सो किम तू और लैक ची वैन की तरफ आ रहे थे। दोनों ने पलटकर देखा तो पहचान गए, वो आवू लियन और लियन ट्रक द। लियन ट्रक ने लैक ची वैन को देखते ही जल्दी से पुकारा, दीदी। उसने फिर जल्दी से सो किम तू की तरफ देखा और कहा, किम तू, ये सब लोग तुम्हें मारकर तुम्हारे ट्रेजर्स लूटना चाहते हैं। ये सब तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। सो किम तू ने अब अपना एक्टिंग मोड ऑन कर दिया। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसा। उसने पठार के पुटलॉन की तरफ इशारा करते हुए एक चैलेंज भरे अंदाज में कहा, सच जानो, अगर कोई मौत से नहीं डरता तो आओ आगे बढ़ो। बाहर वेल डिसाइपल्स ये देखकर अब इतने खुंखर नहीं थे। हर कोई उन पठार के पुटलॉन की ताकत जानता था, इसलिए किसी ने भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। सबने हाथ हाईलाइट यू कहा, हम तो मजाक कर रहे थे, बस यूं ही बोल रहे थे। ये कहकर वो सब एक दूसरे को चिल्लाए, वहां खड़े क्या हो, जल्दी भागो। ये बोलते ही वो तेजी से भाग निकले। इस वक्त पूरा ग्रुप कॉक ल्यूऑन्ग होंग और उन पठार के पुटलॉन का हाल देखने लगा। ये देखकर लियन ट्रक ने उलझन में पूछा, छोटे भाई, तुमने कॉक ल्यूऑन्ग होंग पर हमला करने के लिए पठार के पुतले क्यों छोड़ दिए? उसकी इस अचानक सवाल से सो किम तू भी कुछ पाल के लिए हैरान रह गया। उसने लैक ची वैन की तरफ देखा, उसकी आंखों में सख्ती थी और बोला, दीदी, ग्रैंड दीदी से पूछो, वो जानती है। लैक ची वैन ने हाथ में चोगा कसकर पकड़ी, उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने कहा, वो मरने के लायक है। लियन ट्रक ने लैक ची वैन का ये एक्सप्रेशन देखा तो थोड़ा समझ गई। उसने झट से कहा, इस जानवर ने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? ये बोलते हुए उसने लैक ची वैन की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन देखकर लियन ट्रक सच में कांप उठी। उसने फौरन कॉक ल्यूऑन्ग होंग की तरफ देखा और जोर से कहा, छोटे भाई, तुम्हारे पास और पुतले नहीं है क्या? सबको छोड़ दो, उस जानवर को खत्म कर दो। लियन ट्रक की ये बातें सुनकर कॉक ल्यूऑन्ग होंग सच में डर के मारे कांप गया। चाहे वो किसी भी कल्टिवेशन रियल्म में हो, इतने सारे पुटलॉन से लड़ना बिल्कुल आसान नहीं था। इस वक्त कॉक ल्यूऑन्ग होंग की लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वो लैक दीदी से मिन्नेट करने लगा, लैक दीदी, मैं गलत था, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप सो भाई से कहो कि इन पठार के पुटलॉन को वापस बुला लें, फिर बात करते हैं। सो किम तू की आंखों में तेज थी और उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने कहा, इस दुनिया में कुछ भी इतना आसान नहीं होता, तुम यही रहो और मौत का इंतजार करो। यूज एक सही जवाब देने के बाद सो किम तू ने खुशी से अपनी बगल की दो लड़कियों से कहा, दोनों दीदी, अब चलते हैं। लियन ट्रक लेकिन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, सारे पुटलॉन को बाहर निकालो। लेकिन सो किम तू के अपने रीजंस द। उसने लियन ट्रक के कंधे पर हाथ रखा, यूज इशारा करते हुए धीरे से कहा, दीदी चलो। वो ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी और लगातार चिल्लाती रही, नहीं, इन्हें मारो। सो किम तू को मजबूरन उसके कॉलर से पकड़कर घसीटना पड़ा। लियन ट्रक अभी भी गुस्से में थी, मेन यूज नहीं छोड़ूंगी। अचानक मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स में से एक शख्स धीरे धीरे कॉक ल्यूऑन्ग होंग के पास आया। आने वाला कोई और नहीं फुंग लैंग टायू था। उसने सार्कास्टिक अंदाज में कहा, कॉक भाई, क्या आपको अपने छोटे भाई की मदद चाहिए? कॉक ल्यूऑन्ग होंग ने उसकी बात सुनकर समझ गया कि ये अच्छे इरादे से नहीं आया है। कॉक ल्यूऑन्ग होंग बटलॉन से मुश्किल से लड़ते हुए गुस्से में सोच रहा था, ये लड़का मुझ पर हंसने की हिम्मत कर रहा है, मुझे पहले ही इन्हें सही तरीके से समझना चाहिए था। कॉक ल्यूऑन्ग होंग ने अंदर से तूफान होने के बावजूद मजबूत दिखने की कोशिश की। उसने एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर फुंग छोटे भाई मदद करने को तैयार हो तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा और बाद में तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। फुंग लैंग टायू ने देखा कि कॉक ल्यूऑन्ग होंग झुक गया है तो उसने और मुश्किल करना नहीं चाहा।
वैसे भी अगर उसकी मदद कर दी तो उस पे एक एहसान चढ़ा देगा जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा था। फुंग लैंग तायो ने झट से जवाब दिया, कॉक भाई, आज की अपनी बात भूल मत जाना। उसने अचानक एक ट्रेजर स्वॉर्ड निकाली और कहा, इस छोटे भाई को यहाँ गलती से एक लेवल 3 सुप्रीम ट्रेजर स्वॉर्ड मिली है, मेन कॉक भाई को टेम्परेरी यूज के लिए दे सकता हूँ। फुंग लैंग तायो ने फौरन वो ट्रेजर स्वॉर्ड कॉक ल्युओंग होंग की तरफ फेंक दी। वो जोर से चिल्लाया, पकड़। कॉक ल्युओंग होंग ने बिना किसी झिझक के उसे ले लिया। कॉक ल्युओंग होंग ने और देर नहीं की और सीधे तलवार निकल ली। बहुत जल्दी अस ट्रेजर के सहारे कॉक ल्युओंग होंग ने अपनी कॉन्फिडेंस वापस पाली और कहा, बिल्कुल, ये तो कमाल की तलवार है। बिना किसी मुश्किल के उसने जल्दी से उन पठार के पुतलौन को ठीक कर दिया। अपने हाथ में ट्रेजर स्वॉर्ड की ताकत को महसूस करके कॉक ल्युओंग होंग ने हैरानी से कहा, ये ट्रेजर स्वॉर्ड तो कमाल की है। फुंग लैंग तायो को ये तलवार कहाँ से मिली? वो ये सोचता हुआ जमीन पार पैर पटकाकर आगे बढ़ा। वो पठार के पुतलौन की तरफ लपका और उन पर तेजी से हमला किया। उसका पहले वाला बेहाल चेहरा अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक घमंडी नजर थी। सारे पठार के पुतले टुकड़े टुकड़े हो गए। फुंग लैंग तायो ये देखकर ताली बजाते हुए तारीफ में बोला, कॉक भाई सच में पावरफुल हो। ये छोटा भाई आपको सैल्यूट करता है, सलाम करता है। पठार के पुतलौन के टुकड़े अब हर तरफ बिखरे हुए सब ठीक से निपट गए थे, मगर एक लंबी लड़ाई के बाद जिसमें उसकी ट्रू क्यूआई बहुत खर्च हुई, कॉक ल्युओंग होंग को भी चोटें लगी थी। वो घबराकर मन ही मन सोचा, खुशकिस्मती से मैं इस मुसीबत से बाहर निकला। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं यही मर गया होता। उसका चेहरा कला पैट गया। अब वो दांत पीस रहा था और सो किंतु से बदला लेने की कसम खा रहा था। इस दुश्मनी का बदला अगर मैं कॉक ल्युओंग होंग ना लूं तो मैं आदमी नहीं। और सो किंतु की तरफ लियन ट्रक को खींचने के बाद वो चारों जल्दी से खतरनाक जगह से निकल गए। लियन ट्रक ने अब उलझन में पूछा, छोटे भाई, तुम उन 10-12 पठार के पुतलौन को वही छोड़ दो, उन्हें वापस नहीं लोगे क्या? सो किंतु ने लंबी सांस ली और कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा करना चाहता हूं? मैं खुद भी इन पठार के पुतलौन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इन्हें छोड़ना आसान है लेकिन वापस बुलाना बहुत मुश्किल। तभी लियन ट्रक को सब समझ में आया। उसने कहा, तभी तो तुमने मुझे इतनी जल्दी खींचा था। सो किंतु ने आखिरकार उस मासूम लड़की को समझा ही दिया। उसने बेजार होकर कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया ताकि वो लोग हमारा पीछा ना करें। वो लियन ने भी कहा, मुझे लगता है हमें कोई सुनसान जगह ढूंढकर जल्दी से छोटे ठीक कर लेनी चाहिए, वरना अगर किसी और से टकरा गए तो खतरा हो सकता है। सो किंतु को भी उसकी बात में दम लगा। उसने सहमत होते हुए कहा, तो पहले कोई जगह ढूंढते हैं रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद सो किंतु के ग्रुप ने एक बड़े से हरे भरे मैदान में रुकने का फैसला किया। उसने कहा, हम यहीं पर थोड़ी देर टाट है। लियन ट्रक ने तभी एक लाल इलिक्सर निकला। उसने लैक ची वैन के हाथ में रखा और कहा, दीदी ये लो। लियन ट्रक ने आगे कहा, ये लेवल 3 इलिक्सर है। गुरुजी ने खास तौर पर कहा था कि हम इसे साथ रखें। दीदी जल्दी उसे कर लो। लैक ची वैन ने इलिक्सर ले लिया। उसने खुशी से जवाब दिया, तो मेरी तरफ से गुरुजी को थैंक्स कहना। सो किंतु उसके बगल में चोरी चोरी लैक ची वैन की तरफ देखा। वो मन ही मन सोचा, दीदी के स्कमो को पूरी तरह ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। ये अच्छा मौका है ये देखने का कि उन पठार के पुतलौन का क्या हाल है। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सेक्लूजन में चला गया। सुप्रीम केओटिक पगोडा स्पेस के अंदर एक विशाल और शानदार दृश्य दिखा। घूमते हुए आसमां के बीच एक बेहद मजबूत पगोडा आंकड़ा खड़ा था। सो किंतु अंदर खड़े उन पठार के पुतलौन के पास गया। उसने मन ही मन सोचा, इन पठार के पुतलौन को अब छोड़ना तो बेसिकली अनकंट्रोलेबल है। कॉक ल्युओंग होंग से डील करना उस वक्त सिर्फ उन्हें ऐसे ही अजीब तरीके से छोड़ देना था जो रिस्की और वेस्टफुल भी था। क्या मैं सच में इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़कर पास के एक पठार के पुतले को छुअन जैसे कुछ तलाश रहा हो। अचानक सो किंतु की आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसने अनजाने में कुछ खास पहचान लिया हो। तभी पुतले की छाती पर कई छोटे कैरेक्टर्स से बना एक सर्कल दिखा। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये इंस्क्रिप्शंस है। इन पठार के पुतलौन के बाहर भी यही सब है। तो पक्का इन्हें कंट्रोल करने की इसमें छिपी है। वो खुशी से हंसा, दिल ही दिल में बहुत एक्साइटेड था। आखिरकार थोड़ा क्लू मिल ही गया। जब तक इंस्क्रिप्शंस है तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसने एक छोटी
तेज चाकू निकाली और तेजी से पुतले की छाती पार बेन कैरेक्टर्स के सर्कल पार कुछ कार्व करने लगा। वो कॉन्फिडेंस से भरा था, मैं तुम्हें जरूर अपने लिए काम करने पर मजबूर करूंगा। 3 बदलता है एक और जगह का। ऊंचे पठार के पहाड़ दिखाई दिए और पूरा आसमां एक घेरे उदास रंग में डूबा हुआ था। इस जगह में हर तरफ एक घनी डिमोनिक ऑरा महसूस की जा सकती थी। गहरे पहाड़ से एक काली गुफा दिखाई दी और अंदर हजारों हड्डियों के टुकड़े पड़े थे जो अभी फेंके गए थे। एक अजीब सी आवाज गूंजी, खाने के लिए काफी नहीं, बिल्कुल भी बॉडीज काफी नहीं। लशों का ढेर लगा हुआ था जो बेहद घिनवाना था। वो आवाज लगातार गूंज रही थी, इन इंसानों की कल्टीवेशन बहुत कम है, जाओ और पकड़ कर लाओ मेरे लिए। ये बोलते हुए वो मॉन्स्टर, जिसके दांत नुकीले थे और स्किन नीली पहली थी, उसने खून से सना इंसानी हाथ अपने मुंह में डाला और चबाने लगा। उसने मांस के टुकड़े फाड़कर जोर जोर से चबाए और निगल गया। खाते खाते उसने हुक्म दिया, जाओ सबको पकड़ कर लाओ मेरे लिए। उसका विशाल घिनवाना शेर जल्द ही दिखाई दिया। छोटे डीमंस ने ये सुनकर अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अदब से जवाब दिया, जी हाँ, हम छोटे लोग जरूर सबसे टेस्टी इंसानों को बादशाह के लिए ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।